हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका शकुंतला गाइड क्लासेस में। तो आज की वीडियो के अंदर हम जो है हमारा परक्विजिट स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले की वीडियो में हम पूरा अलाउंसेस खत्म कर चुके थे और हमारा इनकम फ्रॉम सैलरी चल रहा है, जो कि हमारा सेक्शन 15 टू सेक्शन 17 के अंदर हम जो है कवर करते हैं। तो देखिए, अगर आप चैनल पर न्यू है तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस करिए, ताकि आपको हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। क्योंकि यहाँ पर सिर्फ टेक्स्ट की सीरीज नहीं, यहाँ पर इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स और बाकी सब जो है वीडियोज़ वो भी आपको देखने को मिलेगी। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिए। तो चलो हम टाइम वेस्ट ना करते हुए हमारे परक्विजिट्स को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, परक्विजिट्स होता क्या है। जैसे हमने अलाउंसेस की बात की थी, अलाउंसेस आपके वो बेनिफिट्स होते हैं, वो मॉनेटरी बेनिफिट्स होते हैं जो कि आपका एम्प्लॉयर क्या करता है, आपको प्रोवाइड करता है। तो परक्विजिट्स जो है, जिनको हम पर्क्स बोलते हैं, ये भी बेसिकली क्या है, ये आपके एडिशनल बेनिफिट्स ही होते हैं जो कि एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को देता है। लेकिन ये बेनिफिट्स मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी दोनों में से किसी भी वे में हो सकते हैं। ये बेनिफिट्स आपके नॉन मॉनेटरी भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आपको पैसा ही मिले। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं कि जैसे अगर अलाउंसेस की मैं बात करती हूँ कि अलाउंसेस में मान लीजिए आपके एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को टिफ़िन अलाउंस दिया, ठीक है। और टिफ़िन अलाउंस में एम्प्लॉयर क्या करता है कि एम्प्लॉय को 100 रुपीज़ पर मंथ जो है वो प्रोवाइड करता है एज अ टिफ़िन अलाउंस। क्लियर। अब वो एक्सपेंडिचर इंकर्ड हुआ है या नहीं हुआ, उससे उसे मतलब नहीं, उसने अपना जो है टिफ़िन अलाउंस दे दिया अपने एम्प्लॉयर को, एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को। बट अगर मैं परक्विजिट्स की बात करती हूँ तो परक्विजिट्स के अंदर जो एम्प्लॉयर है वो कोई भी एक्सपेंडिचर तभी बियर करेगा जब एक्चुअल में वो एक्सपेंडिचर हो जाएगा। जैसे कि आपके एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को मील फैसिलिटी दी। मील फैसिलिटी मतलब ऑफिस में उसको जो है खाने के लिए वाउचर्स प्रोवाइड किए, या फिर उसको जो है होटल में खाना खिलाया। तो मील फैसिलिटी अगर प्रोवाइड की तो जो खर्चा एम्प्लॉई जब उसको मील फैसिलिटी लेगा, जो भी खर्चा लगेगा उस खर्चे को बियर कौन करेगा, आपका एम्प्लॉयर बियर करेगा। तो ये एक्सपेंडिचर एक्चुअल में जब इंकर हो गया तब आपका एम्प्लॉयर जो है वो क्या करता है, उसको पे करता है। तो ये आपके परक्विजिट्स कहलाते हैं। तो देखिए, इसके इनके डिफरेंस को थोड़ा ध्यान से समझते हैं। तो अगर मैं अलाउंसेस की बात करूं तो अलाउंसेस क्या होते हैं, वो फिक्स्ड मंथली अमाउंट। ऑब्वियसली अलाउंसेस आपके क्या होते हैं, फिक्स्ड होते हैं, ठीक है। तो ये वो फिक्स्ड मंथली अमाउंट है जो कि एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को प्रोवाइड करता है, वेदर एक्चुअल एक्सपेंडिचर इज इंकर्ड और नॉट। चाहे वो खर्चा सच में हुआ है या नहीं हुआ, डजंट मैटर। वो फिक्स्ड मंथली अमाउंट जो कि एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को देगा, दैट इज कॉल्ड अलाउंसेस। वही परक्विजिट्स की बात करें तो परक्विजिट्स में वो बेनिफिट्स या वो फैसिलिटी आती है जो कि एम्प्लॉयर प्रोवाइड करता है अपने एम्प्लॉय को जब एक्चुअल में वो खर्चा हो जाता है। जैसे कि एम्प्लॉयर ने अगर अपने एम्प्लॉय को कार फैसिलिटी प्रोवाइड की, किसकी कार फैसिलिटी प्रोवाइड की, तो जब वो कार उसने यूज़ की आपके एम्प्लॉय ने, तो उसके ऊपर सपोज करो अगर 5,000 रुपये खर्चा आया है तो वो 5,000 रुपये खर्चा फिर एम्प्लॉयर उसको क्या करेगा, बियर करेगा। इट मीन्स पहले उसको एक्चुअल में वो खर्चा होता है, तब उसके बाद में एम्प्लॉयर क्या करता है, उस एक्सपेंडिचर को इंकर करता है। क्लियर हुआ अलाउंसेस और परक्विजिट्स का डिफरेंस। आगे चलते हैं। परक्विजिट्स को हम जो है 3 अलग अलग पार्ट में कैटेगराइज किया गया है और हम तीनों अलग अलग पार्ट में इसको समझने वाले हैं। सबसे पहले आपका आता है परक्विजिट्स टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ ऑल एम्प्लॉय। कोई भी एम्प्लॉय हो, उन सभी के हाथों में जो परक्विजिट्स टैक्सेबल होते हैं उनको यहाँ पर लिया जाता है, जिसके अंदर आपका रेंट फ्री एकोमोडेशन आ जाता है, ठीक है, आपकी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी आ जाती है, और इसके अलावा आपके और कौन कौन सी फैसिलिटीज़ के अंदर आपको देखने को मिलेगी, इसमें और हमें बहुत सारी मोटर कार फैसिलिटी है वो देखने को मिलेगी। मतलब वो सारे के सारे परक्विजिट्स जो कि सभी एम्प्लॉयज़ के लिए टैक्सेबल होते हैं, नो मैटर वो स्पेसिफाइड एम्प्लॉयड है या वो नहीं है, ठीक है। देन आते हैं आपके वो परक्विजिट्स जो सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के केस में ही टैक्सेबल होते हैं। और ये स्पेसिफाइड एम्प्लॉय कौन से होते हैं ये हम आगे डिस्कस करेंगे कि बेसिकली स्पेसिफाइड एम्प्लॉय की कैटेगरी में आपके डायरेक्टर्स को रखा जाता है, या फिर उन पर्सन्स को जिनका वोटिंग पावर जो होता है वो 20% से ज़्यादा होता है किसी कंपनी में, या फिर जिनकी जो मॉनेटरी अमाउंट है, जब मैं मॉनेटरी सैलरी की बात करूँ, जिनकी मॉनेटरी सैलरी जो है वो क्या है, 50,000 से ज़्यादा है। तो मतलब ये एक कंडीशन दी गई है कि इन एम्प्लॉयज़ को स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज़ की कैटेगरी में रखा जाता है। और थर्ड इसकी कैटेगरी क्या बनाई गई है, फुली एग्जाम्ड, मतलब वो वाले परक्विजिट्स जो पूरे के पूरे आपके एग्जाम्प्ट होंगे। तो ये फर्स्ट और सेकंड कैटेगरी को हम पूरा डिटेल में समझेंगे, और जो फुली एग्जाम्प्ट वाला है वो इनके बीच में ही आ जाएगा, तो वो बीच बीच में मैं आपको बताती रहूँगी। क्लियर। तो चलिए बढ़ते हैं 1 बाय 1 करके, और ध्यान से समझिएगा बिल्कुल एक एक पॉइंट को। तो सबसे पहले हमारा जो आता है वो आता है रेंट फ्री अकोमोडेशन या कंसेशनल अकोमोडेशन। इसका मतलब क्या हुआ, जरा ध्यान से समझिए। मान लीजिए आपके एम्प्लॉयर ने
एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉई को घर दे दिया रहने के लिए, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉई को क्या कहा, घर दे दिया, अपना हाउस दे दिया रहने के लिए, और उसका कोई भी रेंट चार्ज नहीं कर रहा है, रेंट फ्री एकोमोडेशन है, या फिर वो जो पैसा इससे चार्ज कर रहा है, एम्प्लॉई जो एम्प्लॉयर को पैसा दे रहा है वो बहुत ही कंसेशनल अमाउंट है, मतलब बहुत ही मिनिमल चार्जेस है, तो वो आपका कहलाता है रेंट फ्री एकोमोडेशन। मिनिमल चार्जेस का मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉई को कोई घर दिया रहने के लिए, और उस घर का अगर मैं मंथली रेंट की बात करती हूँ तो वो बनता है 30,000 पर मंथ, ठीक है। तो या तो एम्प्लॉई से वो कुछ भी चार्ज नहीं कर रहा है, या फिर वो मान लीजिए उसने एम्प्लॉई से सिर्फ 5,000 पर मंथ ही चार्ज किया, तो इसका मतलब ये जो अमाउंट है ये क्या है, बिल्कुल कंसेशनल अमाउंट है, एक नॉमिनल अमाउंट जो है वो है, तो वो आपकी कहलाती है रेंट फ्री एकोमोडेशन देना। एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को रेंट फ्री एकोमोडेशन दिया। तो इसके अंदर कैसे कैलकुलेशन होता है जरा देखिए। इसके अंदर हम 3 वैल्यू ये निकालते हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं एकोमोडेशन बेनिफिट वैल्यू, कि जो एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉई को ये जो रेंट फ्री एकोमोडेशन दिया है, देखो एम्प्लॉयर के लिए हम ईआर यूज करेंगे, एक सेकेंड, एम्प्लॉयर के लिए हम करेंगे ईआर को यूज, और एम्प्लॉई को के लिए हम करेंगे ईई को यूज। तो एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉई को जो ये एकोमोडेशन दिया है, जो ये रेंट फ्री एकोमोडेशन दिया है, उसकी एक्चुअल में बेनिफिट वैल्यू कितनी बन रही है वो हमें कैलकुलेट करना है। फिर उसके अंदर हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे एसेट बेनिफिट वैल्यू। एसेट बेनिफिट वैल्यू का मतलब क्या हुआ कि ये जो घर उसने दिया है क्या वो फर्नीचर के साथ दिया है या फिर विदाउट फर्नीचर दिया है। अगर तो फर्नीचर के साथ दिया है तो वो उसकी क्या हुई, एसेट हुई, और उस एसेट का बेनिफिट वैल्यू भी तो निकलेगा कि मतलब एम्प्लॉयर ने फर्नीचर दे दिया, साथ में एसी दे दिया, टीवी दे दिया, अगर वो कुछ है तो वो उसमें हम ऐड करेंगे, और उसमें से माइनस करेंगे एम्प्लॉई से जो भी अमाउंट रिकवर की एम्प्लॉयर ने। वही मैंने बोला ना कि जैसे एम्प्लॉई सिर्फ 5,000 रुपये महीना दे रहा है, तो ये जो 5,000 रुपये महीना दे रहा है ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिडक्ट हो जाएगा। तो इसमें हम क्या करते हैं, अमाउंट जो रिकवर किया है एम्प्लॉई से उसको माइनस कर देते हैं, तो आपका जो भी निकल कर आएगा वो आपका आता है टैक्सेबल परक्विजिट, मतलब जो वैल्यू आपकी निकल कर आएगी उस वैल्यू को उस एम्प्लॉई की सैलरी के अंदर ऐड कर दिया जाएगा, और उसके ऊपर टैक्स जो है वो पे किया जाएगा। क्लियर हुआ इतना? एक बार देखिए, रेंट फ्री अकोमोडेशन अगर हमें निकालना है तो उसके लिए आपको जो है 3 चीजें देखनी है। सबसे पहली आप चीज क्या देखोगे कि जो घर आप ले रहे हो उसका वैल्यू कितना बन रहा है, जो एसेट आपको मिल रही है फर्नीचर, एसी, टीवी, उसकी क्या आपको बेनिफिट वैल्यू निकल रही है, और एक्चुअल में एम्प्लॉय से कितना अमाउंट रिकवर हुआ। अगर इन तीनों की ट्रीटमेंट कर देंगे तो लास्ट में जो आएगा वो आएगा हमारा टैक्सेबल परक्विजिट। तो जरा देखिए इसको अब अच्छे से कि सबसे पहला जो पॉइंट है एकोमोडेशन बेनिफिट वैल्यू, उसको कैसे निकालते हैं। जो फर्स्ट पॉइंट हमारा था एकोमोडेशन बेनिफिट वैल्यू, उसको कैसे निकालेंगे, तो उसको हम सबसे पहले देखेंगे कि जो एम्प्लॉय है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या वो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। क्या देखेंगे, एम्प्लॉय आपका गवर्नमेंट है कि नॉन गवर्नमेंट है। अगर तो आपका गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और गवर्नमेंट ने उसको रहने के लिए कोई घर दिया है, जो क्वार्टर प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट, तो उस सिचुएशन में एक लाइसेंस फी होती है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड की जाती है, और वही लाइसेंस फी क्या होगा, टैक्सेबल होगा इन द हैंड ऑफ एम्प्लॉय। वही लाइसेंस फी क्या हो जाएगी, टैक्सेबल हो जाएगी इन द हैंड ऑफ एम्प्लॉय। क्लियर? कि अगर हमें एकोमोडेशन बेनिफिट वैल्यू निकालनी है तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आपका जो एम्प्लॉय है वो गवर्नमेंट है कि नॉन गवर्नमेंट है। अगर तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उस केस में जो लाइसेंस फी गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड की जाती है वही लाइसेंस फी क्या होगी, आपकी टैक्सेबल होगी। बट अगर है नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, इसका मतलब प्राइवेट एम्प्लॉय है, जैसे कि अगर मैं बात करूं, मैं एक असिस्टेंट प्रोफेसर हूं और मेरे एम्प्लॉयर ने मुझे जो है एक घर दे दिया रेंट पे रहने के लिए, तो मैं क्या हूँ, प्राइवेट एम्प्लॉय हूँ, लेकिन मुझे क्या मिला है, रेंट फ्री अकोमोडेशन मिला है। तो अब उसमें आपको क्या चेक करना है कि वो जो घर मेरे एम्प्लॉयर ने मुझे रहने के लिए दिया, क्या वो उसका खुद का घर है या फिर उसने वो घर रेंट पे लिया है, या वो उसका खुद का घर है या उसने वो घर रेंट पे लिया हुआ है। अगर तो है वो उसका खुद का घर, अगर उसका वो क्या है, खुद का घर है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, जो टैक्सेबल वैल्यू होगी वो क्या होगी, स्पेसिफाइड परसेंटेज होगी सैलरी की, कि आपकी जो सैलरी है उसका कुछ परसेंटेज ही क्या होगा, टैक्सेबल होगा। और वो हम कैसे निकालेंगे, वो आपका डिपेंड करेगा किस पर, आपके पॉपुलेशन पर। किस पर डिपेंड करेगा, पॉपुलेशन पर। पॉपुलेशन के बेस पे परसेंटेज ऑफ सैलरी निकलेगी। तो देखिए कैसे, कि अगर आपके पॉपुलेशन जो है वो अप टू 15 लाख है, अगर पॉपुलेशन 15 लाख तक है तो 5% ऑफ सैलरी, अगर पॉपुलेशन 15 लाख से 40 लाख तक है तो 7.5% ऑफ सैलरी, और अगर 40 लाख से ज़्यादा है तो आपके क्या होगी, 10% ऑफ सैलरी जो है वो टैक्सेबल वैल्यू बनेगी। दोबारा देखो मैं क्या बोल रही हूँ कि आपको सबसे पहले तो देखना है, अगर हम रेंट फ्री अकोमोडेशन निकाल रहे हैं, उसकी बेनिफिट वैल्यू निकाल रहे हैं, तो आपको सबसे पहले देखना है कि आपका जो एम्प्लॉय है क्या वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है कि नॉन गवर्नमेंट। अगर तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो लाइसेंस फी जो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी
वही टैक्सेबल होगी। लेकिन अगर है नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई, तो उस सिचुएशन में हम क्या देखेंगे कि जो आपका घर है वो एम्प्लॉयर का खुद का है या उसने रेंट पे लिया। अगर उसका खुद का है तो हम क्या करेंगे, उसकी जो टैक्सेबल वैल्यू बनेगी वो कितनी बनेगी, एक सैलरी का कुछ स्पेसिफाइड परसेंटेज, जो कि कैसे निकलेगा, पॉपुलेशन के बेस पे। अगर आपकी पॉपुलेशन जो है वो क्या है, 15 लाख तक है तो 5% ऑफ द सैलरी। अगर आपकी पॉपुलेशन 15 से 40 लाख तक है तो आपका 7.5%। और अगर आपकी 40 लाख से ज़्यादा है तो 10% ऑफ सैलरी। अब ये जो सैलरी की हम बात कर रहे हैं, सैलरी का मतलब यहाँ क्या होगा, तो जरा ध्यान से सुनिए। अगर मैं यहाँ सैलरी की बात करूँ तो बोला जाता है बड़ी सैलरी लेते हैं हम यहाँ पर। सैलरी दो होती है, एक होती है छोटी सैलरी और एक होती है बड़ी सैलरी। यहाँ पर बड़ी सैलरी, बड़ी सैलरी का मतलब क्या हुआ कि आपका बेसिक सैलरी प्लस आपका डियरनेस अलाउंस, उसके साथ साथ कमीशन अगर कोई दे रखा है रिटायरमेंट बेनिफिट का, मतलब कमीशन का परसेंटेज दिया होता है कि 5% ऑफ सैलरी, 10% ऑफ सैलरी, इस तरह से, या फिर कोई बोनस है। इसके अलावा कोई टैक्सेबल अलाउंस है जो हम पहले पढ़ चुके, या फिर कोई भी मॉनेटरी बेनिफिट हो रहा है उस साल के दौरान, तो वो सारा कुछ आपका सैलरी का पार्ट बनेगा। तो बड़ी सैलरी का मतलब है सब कुछ जो है आपकी सैलरी का पार्ट बनेगा, चाहे वो बोनस है, कमीशन है, बेसिक सैलरी है, डियरनेस अलाउंस है, चाहे कोई रिटायरमेंट बेनिफिट्स है, कुछ भी है, तो वो सब आपका सैलरी का पार्ट बनेगा। क्लियर? तो ये तो हमने देख लिया कि अगर आपके एम्प्लॉयर का घर खुद का है तो हम पॉपुलेशन के हिसाब से क्या कर लेंगे, टैक्सेबल वैल्यू निकाल लेंगे सैलरी की। लेकिन अगर एम्प्लॉयर ने भी घर किराए पर लिया है तो उस सिचुएशन में क्या करेंगे, उस सिचुएशन में लोअर ऑफ द फॉलोइंग इज टैक्सेबल। आप ये दोनों देखेंगे और इन दोनों में से जो छोटा होगा वही टैक्सेबल होगा। कि आपके एम्प्लॉयर ने कितना रेंट पे किया, हम क्या देखेंगे कि जो एम्प्लॉयर ने अगर घर किराए पर लिया मेरे लिए, तो मेरे एम्प्लॉयर ने कितना रेंट पे किया होगा, और 10% ऑफ सैलरी, रेंट पेड माइनस में रेंट पेड और 10% ऑफ सैलरी, और सैलरी का मतलब क्या हुआ, वही बड़ी सैलरी। तो इन दोनों में से जो भी छोटा होगा, जो भी लिस्ट होगा, वही आपका क्या हो जाएगा, एग्जम्प्ट हो जाएगा। तो वही आपका क्या हो जाएगा, सॉरी एग्जाम नहीं, वही आपका क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। और उसको जो है इनकम फ्रॉम सैलरी के अंदर हम क्या कर देंगे, इंक्लूड कर लेंगे, बढ़ा लेंगे अपनी सैलरी। क्लियर हुआ? तो ये है हमारा रेंट फ्री अकोमोडेशन का पॉइंट। दोबारा इसको आप जो है अगर कोई डाउट हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि इसके अंदर हमने सबसे पहला पॉइंट निकालना है एकोमोडेशन बेनिफिट वैल्यू, और वो कैसे निकलेगी, गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के बेस पे। अब आती है सेकंड पॉइंट जो मैंने कहा था कि अगर आपके एम्प्लॉयर ने आपको एसेट भी दी है तो उस सिचुएशन में आप क्या करोगे, उसकी वैल्यू कैसे निकालोगे। तो अगर एसेट आपके एम्प्लॉयर ने आपको दिया है, साथ में कोई फर्नीचर, टीवी, एसी, फ्रिज, ये सब दिया है, तो आपको देखना है कि क्या वो एम्प्लॉयर का खुद का था या वो भी उसने किराए पर खरीद कर दिया है। अगर तो खुद का था तो आप क्या करोगे, जितनी आपकी एसेट की कॉस्ट बनेगी, जितनी आपकी उन सारी एसेट की, फर्नीचर, एसी, टीवी, उनकी जो कॉस्ट होगी उसका 10% लोगे। और अगर उसने क्या किया है, हायर किया है, रेंट पे लिया है, तो आप क्या करोगे, जो भी हायर चार्जेस एम्प्लॉयर पे करेगा उस वही आपकी क्या बन जाएगी, टैक्सेबल वैल्यू बन जाएगी, और उसको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो हमने फर्स्ट और सेकंड पॉइंट निकाल लिया। और थर्ड पॉइंट आपका क्या था कि थर्ड पॉइंट तो आपका थर्ड पॉइंट यहाँ पर क्या था, थर्ड पॉइंट आपका डायरेक्ट था अमाउंट रिकवर फ्रॉम एम्प्लॉय, कि अगर एम्प्लॉय से कोई अमाउंट रिकवर किया है तो वो लेस कर देंगे। तो इसका जल्दी से क्वेश्चन देख लेते हैं, जरा देखिए। मिस्टर सी जो है वो एक फाइनेंस मैनेजर है एबीसी लिमिटेड में। कंपनी ने जो है रेंट फ्री अनफर्निश्ड बोला है, इसका मतलब कोई एसेट की वैल्यू नहीं है, कोई एसेट का बेनिफिट नहीं मिल रहा है। अनफर्निश्ड एकोमोडेशन दिया है मुंबई में, और आपको जो है ये अब मुंबई में दिया है, तो मुंबई में ऑब्वियसली आपकी पॉपुलेशन कितनी होगी, 40 लाख से ज़्यादा ना। मुंबई भाई इतना बड़ा आपका शहर है, तो उसमें पॉपुलेशन कितनी होगी, 40 लाख से ज़्यादा, और 40 लाख से ज़्यादा है तो क्या होगा, 10% सैलरी का पार्ट बनेगा। तो और आपका ये फाइनेंस मैनेजर है तो ऑब्वियसली ये क्या है, आपका नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई है। बेसिक सैलरी दिया है, डियरनेस अलाउंस दिया है, बोनस दिया है आपको। इवन दो द कंपनी अलॉटेड द हाउस टू हिम ऑन 1 अप्रैल 2025, कंपनी ने उसे 1/4/2025 को घर दे दिया था, ठीक है। लेकिन उसने रहना कब शुरू किया, 1 नवंबर 2025 से रहना शुरू किया। तो हम तो यहीं से कैलकुलेट करेंगे ना, 1 नवंबर से ही। तो आपको टैक्सेबल वैल्यू निकालनी है, तो जरा ध्यान से देखिए कैसे निकलेगी। 3 चीज़ें निकालनी है। सबसे पहले हमें वैल्यू निकालनी है रेंट फ्री अकोमोडेशन की, जो बेनिफिट वैल्यू है आपके रेंट फ्री अकोमोडेशन की, हम उसको निकालेंगे। तो उसको निकालने के लिए देखिए, सबसे पहले आप देख रहे हो कि आपकी मुंबई में अगर हम बात कर रहे हैं, जस्ट अ मिनट, यस, अगर हम मुंबई की बात कर रहे हैं तो मुंबई में पॉपुलेशन 40 लाख से ज़्यादा होगी, तो इसका मतलब सैलरी का 10% लगेगा। और कब का लगेगा, उसने 11वां महीने में उसने घर में रहना शुरू किया, तो 11 मंथ से लेकर पूरी मार्च तक आपके कितने बनेंगे, नवंबर से मार्च बनेगा, जो कि आपके 5 महीने बनते हैं। तो 5 महीने का हमें निकालना है। तो देखिए 10% ऑफ क्या, बड़ी सैलरी, और बड़ी सैलरी में क्या आएगा आपका बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस प्लस बोनस, क्योंकि यही उन्होंने दिया हुआ है। तो बेसिक सैलरी आपका कितना दिया है, 8500 पर मंथ। कितना दिया उसने, 8500 पर मंथ। तो मुझे कितने महीने का चाहिए, 5 महीने का। तो 8500 को मैं क्या करूंगी, 5 से मल्टीप्लाई करूंगी। वही डियरनेस अलाउंस जो है वो उसने क्या बोला है आपका, 30% ऑफ
सैलरी देखिए यहाँ पर आपको दिखाती हूँ। डियरनेस अलाउंस में देखिए जरा, उसने क्या बोला, 30% इज फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट। और यहाँ पर हमने बोला था ना कि डियरनेस अलाउंस आपको क्या लेना है, कमीशन का परसेंटेज लेना है, जो कि रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट बनेगा। तो 2000 का 30% जो आएगा वो आपका इसका पार्ट बनेगा। तो 2000 का 30% मल्टीप्लाई में 5 महीने का, और नेक्स्ट आपका बोनस 1500 रुपये महीना दिया हुआ है, तो उसको भी 5 महीने का। तो जब आप इन सबको कैलकुलेट करेंगे देन इट विल बी योर अराउंड 53,000। तो 53,000 का 10% अगर आप करते हो तो आपका क्या है, 5300 जो है वो आपकी टैक्सेबल वैल्यू निकल जाएगी रेंट फ्री एकोमोडेशन की, और इसको जो है एम्प्लॉय की सैलरी के अंदर इंक्लूड कर लिया जाएगा टैक्स पे करने के लिए। क्लियर हुआ? तो ये था हमारा रेंट फ्री एकोमोडेशन। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आता है मेरा एकोमोडेशन प्रोवाइडेड एट 2 प्लेसेस। अब देखो क्या होता है कि मान लो मेरे एम्प्लॉयर ने मुझे क्या कर दिया, यहाँ मिस्टर ए है, मिस्टर ए को जो कि पहले कानपुर में जॉब करता था उसको ट्रांसफर करके कहाँ भेज दिया, मुंबई। मिस्टर ए जो है, जो कि कानपुर में जॉब कर रहा था और उसको उसके एम्प्लॉयर ने रेंट फ्री अकोमोडेशन प्रोवाइड किया हुआ था, लेकिन उसके एम्प्लॉयर ने उसका ट्रांसफर कर दिया और कहाँ भेज दिया, मुंबई में। और उसके एम्प्लॉयर ने बोला कि चलो अब हम तुम्हें मुंबई में रहने को घर देंगे। होता है ना, कुछ बहुत अच्छे एम्प्लॉय होते हैं तो एम्प्लॉयर उसे नहीं जाने देना चाहता, तो उसके लिए हर चीज़ करता है। तो इसीलिए एम्प्लॉयर ने बोला कि अगर हमने आपको अब कानपुर से मुंबई भेज दिया है, ट्रांसफ़र कर दिया है, तो हम आपको अब मुंबई में जो है रहने को घर दे रहे हैं। अब क्योंकि इस एम्प्लॉय की, मिस्टर ए की फैमिली तो कानपुर में रह रही है, तो उस घर में भी रह रही है वो, और अब वो कहाँ रह रहा है, मुंबई में, तो उसको वहाँ पर भी रेंट फ्री अकोमोडेशन मिला है। तो अगर एम्प्लॉयर दो जगह अपने एम्प्लॉय को अकोमोडेशन प्रोवाइड कर रहा है तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, फर्स्ट 90 डेज, अगर पहले 90 दिन, मतलब ये कानपुर के घर में तो रह रहा था, अब वो मुंबई में रहना जब उसने शुरू किया, तो पहले 90 डेज जो है ना, उस टाइम पर सिर्फ एक ही एकोमोडेशन टैक्सेबल होगा। क्या होगा, सिर्फ एक ही एकोमोडेशन, क्योंकि अब वो मुंबई में रहने लग गया तो ये बोला गया कि ठीक है, अभी एकदम से आप कानपुर से जो है अपना सामान नहीं शिफ्ट कर सकते, अपनी फैमिली नहीं ला सकते, तो हम सिर्फ मुंबई वाले घर जो है उसके ऊपर टैक्स लगाएंगे, और आपका जो कानपुर वाला है उसके ऊपर आपको कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। तो सिर्फ और सिर्फ एक ही एकोमोडेशन टैक्सेबल हुआ। लेकिन कौन से वाला एकोमोडेशन टैक्सेबल होगा, मुंबई वाला कि कानपुर वाला? तो जिसकी परक्विजिट्स वैल्यू कम होगी वही वाला आपका टैक्सेबल होगा, क्योंकि अब यहाँ पर वो पैसा बढ़ाना नहीं चाहते ना, एम्प्लॉय का टैक्स बढ़ाना नहीं चाहते, तो इसलिए एम्प्लॉयर बोलता है जिस भी एकोमोडेशन की आपकी परक्विजिट्स वैल्यू कम होगी ना, वही वाला आपका टैक्सेबल होगा। ठीक है, लेकिन 90 दिन के बाद क्या, अगर 90 दिन के बाद भी वो कानपुर के घर में भी रह रही है उसकी फैमिली और मुंबई में भी रह रही है, तब दोनों ही एकोमोडेशन टैक्सेबल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, दोनों ही एकोमोडेशन टैक्सेबल हो जाएंगे। तो इसमें उसने कहा है कि अगर एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को जो है दो जगह पर एकोमोडेशन दे रहा है, तो पहले 90 दिन सिर्फ एक ही जगह का एकोमोडेशन टैक्सेबल होगा जहां आपकी परक्विजिट्स वैल्यू कम होगी, लेकिन उसके बाद दोनों ही एकोमोडेशन टैक्सेबल होना शुरू हो जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है एकोमोडेशन प्रोवाइडेड इन अ होटल। अब मान लो कि अब मुंबई में, कानपुर से मुंबई में जब उसको ट्रांसफ़र किया, मुंबई में अभी एम्प्लॉयर को कोई घर नहीं मिल रहा उसको देने के लिए, तो उसने उसको कहाँ रुकवाया, होटल में, कि एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को कहाँ रुकवाया है, होटल में। तो ऐसे सिचुएशन में परक्विजिट्स वैल्यू क्या होगी कि आपकी जो सैलरी है उसका 24% या फिर एक्चुअल में जो खर्चा हुआ उनमें से जो भी कम होगा वही आपकी परक्विजिट्स वैल्यू होगी और वही आपकी टैक्सेबल होगी। कहने का मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए आपकी सैलरी जो है वो 15,000 रुपये पर मंथ है, ठीक है, हालांकि ये बहुत कम है बट स्टिल 15,000 रुपये पर मंथ है, तो या तो इसका 24% आप निकालेंगे, या एक्चुअल में मान लो वो होटल में रुकवाने के एम्प्लॉयर जो है उसको कितना खर्चा आ रहा है, होटल में रुकवाने का एम्प्लॉयर को जो है हर महीने का, एक सेकेंड, हर महीने का उसे कितना खर्चा आ रहा है, वही 15,500 रुपये पर मंथ होटल में रुकवाने का। तो अब एक्चुअल एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है, 15,500 रुपये पर मंथ, और सैलरी कितनी बन रही है, 15,000 पर मंथ का 24%। अब इन दोनों में से जो भी कम होगा वही क्या होगी, परक्विजिट्स वैल्यू होगी और वही टैक्सेबल होगी। तो आपको दिख रहा है कि आपकी 24% ऑफ सैलरी वाला जो है वो पॉइंट आपका कम होगा एज कम्पेयर टू एक्चुअल एक्सपेंडिचर। मे बी क्लियर? ओके, देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है, अगर कानपुर से ट्रांसफर हुआ आप मुंबई में, ठीक है, और इस वजह से वो 15 दिन, हाँ, अब अगर मान लो 15 दिन तक ही होटल में रुकता है, 15 दिन से ज़्यादा नहीं रुक रहा है, सिर्फ 15 दिन ही रुक रहा है, तो उस टाइम पर सारा एग्जाम्प्ट हो जाएगा, कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा। लेकिन 15 दिन के बाद भी अगर होटल में रुक रहा है तो फिर आपको ये वाला आपका रूल लगेगा, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर? तो ये हमारा क्या था, रेंट फ्री अकोमोडेशन, और जिसमें हमने दोनों तीनों पॉइंट कवर कर लिए। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है फ्री रिफ्रेशमेंट।
अगर मान लीजिए मेरा एम्प्लॉयर जो है, अब मैं काम कर रही हूँ भाई, असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, फ्री में मुझे चाय, स्नैक्स, बेवरेजेस प्रोवाइड करता है, तो क्या होगा? सबसे पहले तो ये कहाँ कवर होता है? ये आपका कवर होता है रूल 373 के अंदर। जब एक एम्प्लॉयर अगर चाय, कॉफ़ी, स्नैक्स, जूस और कोई भी नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस प्रोवाइड करता है अपने एम्प्लॉय को अपने वर्किंग आवर के दौरान, कब? वर्किंग आवर के दौरान, तो कोई भी परक्विजिट्स वैल्यू जो है वो ऐड नहीं होती सैलरी में। क्योंकि अब एक बात बताओ, अब अगर मान लो मैं अपने कॉलेज के अंदर जा रही हूँ, जॉब कर रही हूँ, ठीक है, पूरा दिन अगर मैं 8 आवर्स की वहां पर जॉब कर रही हूँ, तो उस 8 आवर्स में मुझे क्या चाय तो पीना होगा ना, या मुझे कॉफ़ी तो चाहिए होगा। और अगर चाय कॉफ़ी मेरे एम्प्लॉयर ने मुझे मेरे वर्किंग आवर के दौरान मुझे पिला दी, तो क्या इसके ऊपर टैक्स लगेगा? नो। तो ये क्या होगी आपकी? एग्जम्प्ट होगी, मतलब इसके ऊपर कोई भी परक्विजिट्स वैल्यू जो है वो नहीं लगेगी। ये आपका क्या होगा? एग्जम्प्ट होगा। और ये कौन सी रिजिम की बात कर रहे हैं? ये ओल्ड और न्यू दोनों ही रिजिम में आपका एग्जम्प्ट होगा। तो ये जो फुल्ली एग्जम्प्ट वाले हम बात कर रहे थे परक्विजिट्स की, तो उसके अंदर एक आपका आता है फ्री रिफ्रेशमेंट वाला पॉइंट। क्लियर? देन आता है फ्री मील या मील वाउचर। अब अगर एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉई को फ्री में लंच करवाया, फ्री में डिनर करवाया, या फिर फूड कूपन प्रोवाइड किए, या मील का वाउचर दिया, वाउचर भी देता है ना डोमिनोज का, स्विगी का, इस तरह से अगर एम्प्लॉयर इन तीनों में से कुछ भी देता है, तो उसको हम एज अ परक्विजिट से ट्रीट करेंगे। और उसकी परक्विजिट्स वैल्यू कैसे निकलेगी कि आपका जो मील है पूरा, उसका कितना कॉस्ट आ रहा है, वो उसमें से माइनस कर देंगे जो आप एम्प्लॉय से रिकवर करोगे। जैसे कि मान लीजिए मैंने जो है होटल में जाके खाना खाया, क्योंकि मेरे एम्प्लॉयर ने बोला था, और मेरा टोटल जो है कितना बिल बना है? मेरा टोटल बिल बना है 3,000 रुपये का। अब इस 3,000 में से मेरे एम्प्लॉयर ने मुझसे 500 रुपये रिकवर कर लिए। मेरे एम्प्लॉयर ने बोला कि 500 रुपये आप दे दो, बाकी का मैं पे कर दूंगा, तो 500 रुपये रिकवर किए। तो इसका मतलब टैक्सेबल परक्विजिट्स कितना हुआ आपका? 2500 रुपीज़ का। कितना? 2500 रुपीज़ का। तो ये आपका नॉर्मल बनता है। बट ओल्ड रिजिम के अंदर इसमें एक लिमिट लगाई गई है, और वो लिमिट क्या है कि परक्विजिट्स अप टू 50 रुपीज़ पर मील इज एग्जम्प्ट, कि 50 रुपये पर मील के हिसाब से आपका जो परक्विजिट्स होगा वो क्या होगा? एग्जम्प्ट होगा, जिसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो 50 रुपये पर मील, तो इसका मतलब यहाँ से 50 रुपये जो है आपका एग्जम्प्ट हो गया, और बाकी का आपका कितना बनेगा? 24-50 जो है वो आपका क्या हो जाएगा? टैक्सेबल परक्विजिट्स हो जाएगा। लेकिन न्यू रिजिम के अंदर ये पूरा का पूरा क्या होता है? टैक्सेबल होता है, कोई उसमें एग्जम्पशन नहीं है। क्लियर? तो इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं कि मान लीजिए क्या है, आपके एम्प्लॉयर ने 200 मील्स जो है वो एम्प्लॉई राज को प्रोवाइड किया। कितना? 200 मील। ओके। और ईच मील की कॉस्ट कितनी आ रही है आपकी? 210। कितना आ रहा है? 210 रुपीज़। और रिकवर कितना हुआ है राज से? 75 रुपये पर मील के हिसाब से। तो आपको परक्विजिट्स वैल्यू डिटरमाइन करनी है दोनों रिजिम में। तो अगर मैं सबसे पहले ओल्ड रिजिम की बात करूं, तो देखो एम्प्लॉयर ने कितना खर्च किया? एम्प्लॉयर की ने 210 रुपये एक मील का खर्चा है, और उसने 200 मील आपको प्रोवाइड किया। तो 210 मल्टीप्लाई में 200 करेंगे, जो वो आपका कितना आ जाएगा? 4200। कितना आ जाएगा आपका? 4200। अब उसके बाद में एक सेकेंड, अब उसके बाद में एम्प्लॉय से कितना रिकवर हो रहा है? 75 रुपीज़ पर मील। तो पर मील अगर 75 रुपये रिसीव हो रहा है, तो इसका मतलब 200 मील के हिसाब से आपको एम्प्लॉय से कितना मिल रहा है? 15,000। कि टोटल एम्प्लॉयर का कॉस्ट 42,000 हो रहा है, जिसमें से 15,000 एम्प्लॉय से रिकवर हो रहा है। तो टोटल कितना बचा? 27,000। तो 27,000 में आपका 50 रुपीज़ पर मील तो एग्जम्प्ट है। तो 50 रुपीज़ पर मील मतलब 200 से अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आपका 10,000 रुपीज़ क्या हो गया? एग्जम्प्ट हो गया, जिसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो टैक्सेबल कितना हुआ आपका परक्विजिट? तो आपका परक्विजिट जो टैक्सेबल है दैट विल बी 17,000 ओनली। कितना? 17,000। क्लियर? अब अगर यही ओल्ड रिजिम ना होता और न्यू रिजिम होता, तो उसके अंदर क्या होगा? आपका ये वाला पॉइंट जो है 50 रुपीज़ ये वाला हट जाएगा, और आपका टैक्सेबल परक्विजिट कितना हो जाएगा? 2700। कितना हो जाएगा? 2700। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा फ्री मील वाला। तो फ्री मील में बस कितना आपको याद रखना है कि जो एक्चुअल कॉस्ट इंकर्ड हो रही है, उसमें से जो एम्प्लॉई से रिकवर किया वो माइनस करना होता है, और बाद में आपका निकल जाएगा। इसके बाद हमारा आता है कि अगर फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है आपका एम्प्लॉयर, किसका? ट्रैवलिंग, टूरिंग, अकोमोडेशन, हॉलीडे होम। ये मतलब आपको छुट्टी पर हॉलीडेज का टूर प्रोवाइड करता है। आता है ना कंपनी की तरफ से टूर प्रोवाइड करना, ट्रैवलिंग प्रोवाइड करना, कि अच्छा आपका गोवा का टूर आया है, मनाली का टूर आया है। तो अगर आपको ऐसा कोई फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है आपका एम्प्लॉयर, तो उस सिचुएशन में क्या होगा? तो उस सिचुएशन में परक्विजिट्स वैल्यू कैसे निकलेगी? तो वो निकलेगी एक्चुअल एक्सपेंडिचर जितना इंकर किया एम्प्लॉयर ने, उसमें से माइनस कर देंगे जो अमाउंट रिकवर की गई है, किससे? एम्प्लॉय से।
क्लियर हुआ कि एक्चुअल में जितना खर्चा हुआ, ये देखिए एक्चुअल एक्सपेंडिचर जितना एम्प्लॉयर से हुआ उसमें से माइनस कर देंगे एक्चुअल अमाउंट जो एम्प्लॉय से हमने रिकवर कर लिया। लेकिन अगर मान लीजिए एम्प्लॉय जो है वो ऑफिशियल टूर पर है और कोई उसके घर का बंदा भी उसके साथ जाना चाहता है, तो क्या होगा? तो उस टाइम पर जो परक्विजिट्स वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, एक सेकेंड, उस टाइम पे आपकी परक्विजिट्स वैल्यू जो होगी वो क्या हो जाएगी, वो पूरी की पूरी अमाउंट जो कि उस फैमिली मेंबर पे स्पेंड हो रही है वो सारी की सारी आपकी टैक्सेबल हो जाएगी, परक्विजिट्स हो जाएगी। ओके, उसके बाद अगर मान लीजिए ऑफिशियल टूर पे आप जो गए हो उसको किसी पर्सनल पर्पज से आपने एक्सटेंड कर दिया, इसका मतलब आपको एम्प्लॉयर ने गोवा भेजा 2 दिन के लिए, लेकिन आप ड्यू टू पर्सनल पर्पज आप उससे कहते हो कि मुझे 4 दिन के लिए यहाँ पर घूमना है, तो ये जो एक्स्ट्रा 2 दिन का जो खर्चा है ना ये भी आपका टैक्सेबल हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा, आपका परक्विजिट वैल्यू बन जाएगा। तो सिंपल सी बात है कि अगर आपका एम्प्लॉयर कोई भी खर्चा करता है, आपको फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, ट्रैवलिंग की, टूरिंग, कोई भी हॉलीडे टूर प्रोवाइड कर रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में जो एक्चुअल में जितना खर्चा एम्प्लॉयर का लग रहा है उसमें से जितना एम्प्लॉय से रिकवर किया वो आपका परक्विजिट वैल्यू हो जाएगी। लेकिन अगर आपके साथ कोई फैमिली मेंबर जा रहा है तो उसकी पूरी की पूरी वैल्यू जो है वो परक्विजिट वैल्यू बन जाएगी। और अगर आप अपने टूर को पर्सनल पर्पज के लिए उसको एक्सटेंड करना चाहते हो तो जो एक्स्ट्रा खर्चा लगेगा वो भी आपका क्या बन जाएगा, परक्विजिट वैल्यू बन जाएगा। क्लियर? आगे चलते हैं। अगर आपको इसका क्वेश्चन देखना है तो आप खुद से देख सकते हैं, इजी है बट इतना इंपॉर्टेंट नहीं, तो मैं इसको स्वाइप कर रही हूँ। आगे देखिए, अगर मान लीजिए आपका एम्प्लॉयर जो है वो क्या कर रहा है, गिफ्ट प्रोवाइड कर रहा है किसको, एम्प्लॉय को, जो कि कहाँ मेंशन है, रूल 3 क्लॉज 7 4 के अंदर मेंशन है कि अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को कोई भी गिफ्ट दिया, अगर तो है वो कैश गिफ्ट, अगर तो है कैश गिफ्ट तो क्या होगा, फुल्ली टैक्सेबल, क्या होगा, फुल्ली के फुल्ली टैक्सेबल। लेकिन अगर कोई काइंड में गिफ्ट दिया जा रहा है, मतलब कि कैश में ना देकर, मान लीजिए आपके एम्प्लॉयर ने आपको वॉच गिफ्ट कर दी और उस वॉच की वैल्यू जो है अगर 5,000 रुपीज तक है, क्या है, अगर अप टू 5,000 रुपीज है तो वो क्या हो जाएगी, आपकी एग्जम्प्ट हो जाएगी। लेकिन अगर इसके ऊपर है तो वो क्या होगी, पूरी की पूरी टैक्सेबल हो जाएगी, पूरी की पूरी आपकी टैक्सेबल हो जाएगी और वो परक्विजिट वैल्यू बन जाएगी। क्लियर? कैश गिफ्ट है तो पूरा का पूरा आपका एग्जम्प्ट होगा, सॉरी पूरा का पूरा आपका टैक्सेबल होगा, और अगर काइंड में गिफ्ट है तो 5,000 रुपये तक एग्जम्प्ट होगा, उसके बाद आपका पूरा का पूरा टैक्सेबल होगा। उसके बाद मान लीजिए अगर एम्प्लॉयर ने क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी प्रोवाइड की है आपके एम्प्लॉय को, तो उस सिचुएशन में परक्विजिट वैल्यू क्या बनेगी, जो एक्चुअल में जो अमाउंट स्पेंड किया जा रहा है एम्प्लॉय के पर्सनल यूज पर, वो सारी की सारी वैल्यू क्या बन जाएगी, परक्विजिट वैल्यू बन जाएगी एम्प्लॉयर की। क्लियर? अगर इसके अलावा कोई क्लब फैसिलिटी, क्लब फैसिलिटी बेसिकली एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को क्यों देता है, सोशल गैदरिंग बढ़ाने के लिए, ताकि उनके बिजनेस में फायदा हो कि आप सोशली जो है वो एक्टिव रहे। तो ऐसी सिचुएशन में वही जो एम्प्लॉय के पर्सनल यूज के लिए जितना अमाउंट स्पेंड हो रहा है वो सारे की सारी आपकी परक्विजिट वैल्यू बन जाएगी और वो टैक्सेबल हो जाएगी आपके इनकम फ्रॉम सैलरी हेड के अंदर परक्विजिट्स के नाम से। क्लियर? ओके। इसके बाद नेक्स्ट आता है, अगर मान लीजिए एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर की कोई एसेट है, कोई भी एम्प्लॉयर की एसेट को कौन यूज कर रहा है, एम्प्लॉय यूज कर रहा है, यूज ऑफ एम्प्लॉयर एसेट बाय द एम्प्लॉय। तो ऐसे सिचुएशन में अगर तो लैपटॉप, कंप्यूटर या मोबाइल, यहाँ मोबाइल भी, अगर एम्प्लॉयर जो है, अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को लैपटॉप, कंप्यूटर या मोबाइल देता है तो ऐसी सिचुएशन में परक्विजिट वैल्यू नील होगी, मतलब पूरा का पूरा आपका एग्जम्प्ट होगा, कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा। बट इसके अलावा अगर कोई भी अदर एसेट है आपके एम्प्लॉयर की जिसको एम्प्लॉय यूज कर रहा है तो फिर वो कैसे निकलेगा, आपकी जो एक्चुअल कॉस्ट होगी उस एसेट की उसका 10% माइनस जो आपने अमाउंट रिकवर किया होगा एम्प्लॉय से, वो कि मान लीजिए आपने अपने एम्प्लॉय की जो है वो कोई अदर एसेट यूज किया एम्प्लॉय का, अगर मान लीजिए आपने, और क्या आप यूज करेंगे, कोई कार आपने यूज़ किया, कोई बाइक आपने यूज़ किया, कोई अदर आपने जो है एसेट उसकी यूज़ की, तो ऐसे सिचुएशन में जो इसकी एक्चुअल कॉस्ट बनेगी एसेट की, मान लीजिए एक्चुअल कॉस्ट कितनी बन रही है, 50,000 बन रही है, उसका 10% जो कि 5,000 बनेगा। और अगर एम्प्लॉय से कुछ भी रिकवर हुआ है, मान लीजिए उसमें एम्प्लॉय ने जो है 500 रुपये दे दिए, तो कुछ भी अगर एम्प्लॉय से रिकवर हुआ है तो वो माइनस करके आपका जैसे 4,500 जो है वो क्या हो जाएगा, आपका परक्विजिट वैल्यू बन जाएगी, जिसको टैक्सेबल वैल्यू बोलेंगे। बट अगर मान लीजिए वो एम्प्लॉय की खुद की एसेट है ही नहीं, उसने खुद क्या किया, किराए पर लिया है, तो जितना किराया एम्प्लॉयर भर रहा है वो किराया आप देखोगे और उसमें से माइनस कर देंगे आपका एक्चुअल अमाउंट जो आपने रिकवर किया, और उसके बाद आपका क्या आ जाएगा, परक्विजिट वैल्यू। क्लियर? ओके। नेक्स्ट है आपका सेल ऑफ मूवेबल एसेट। अगर कोई मूवेबल एसेट की सेल करता है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को, इसका मतलब मान लीजिए एम्प्लॉयर जो है उसका कोई भी बाइक है,
अभी तक तो वो यूज करने के लिए दे रहा था, बट अब आपके एम्प्लॉयर ने सेल कर दिया किसको, आपके एम्प्लॉई को। तो ऐसी सिचुएशन में आपकी कैसे जो है परक्विजिट वैल्यू निकलेगी, तो देखिए उसकी क्या होते हैं, एक्चुअल में जो एसेट आपने खरीदी है उसकी कॉस्ट क्या बनती है, आप वो कैलकुलेट करोगे, फिर उसमें से उसका डेप्रिसिएशन माइनस करोगे, और उसमें से अगर एम्प्लॉय से कोई भी अमाउंट रिकवर हुई उसको माइनस करोगे, तो आपका आ जाएगा आपकी टैक्सेबल वैल्यू या परक्विजिट वैल्यू। क्लियर। अब एसेट्स में भी बात आती है कि कौन सी एसेट्स, अगर कंप्यूटर या कंप्यूटर से रिलेटेड उसके डिवाइसेस है कुछ भी, तो आपको जो डेप्रिसिएशन लगाना होगा वो कैसे लगाना होगा, वो आपको 50% लगाना है WDV मेथड से। कौन से मेथड से, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। देखो डेप्रिसिएशन के दो मेथड होते हैं, एक होता है स्ट्रेट लाइन मेथड, एक होता है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड वो क्या होता है, जो कि हर साल सेम ही डेप्रिसिएशन लगता है, और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड क्या होता है, हर साल जो है आपका डेप्रिसिएशन का अमाउंट जो है वो क्या होता है, राइट ऑफ होता रहता है, तो उसको बोलते हैं WDV। अगर आपकी मोटर व्हीकल आप यूज करते हो, एम्प्लॉय के द्वारा मोटर व्हीकल को यूज किया जाता है, तो 20% डेप्रिसिएशन लगेगा WDV के हिसाब से। और अगर इसके अलावा कोई अदर एसेट्स आती है जो कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉई को देता है या सेल कर देता है, तो उस सिचुएशन में 10% आपका क्या लगेगा, SLM, जिसको स्ट्रेट लाइन मेथड बोलते हैं। क्या लगेगा, स्ट्रेट लाइन मेथड। और एक चीज आपको याद रखनी है, यहाँ पर जो डेप्रिसिएशन हम कैलकुलेट करेंगे सभी केसेस के लिए, तो वो हमेशा कंप्लीट ईयर के लिए ही चार्ज होगा। कंप्लीट ईयर के लिए कैसे, मतलब मान लीजिए आपके एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉई को जो है अपना मोटर व्हीकल बेच दिया, ठीक है, और उसको कितना टाइम यूज किया, 5 साल 9 महीने, 5 years 9 month। तो ऐसे सिचुएशन में जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो ओनली और ओनली 5 years के लिए लगेगा, 9 year नहीं लगेगा। मतलब कंप्लीटेड ईयर के लिए ही आपका क्या लगता है, डेप्रिसिएशन लगेगा। क्लियर हुआ। ओके। नेक्स्ट, इसको वैसे आप इक्वेशन की हेल्प से समझ सकते हैं, इजी है क्वेश्चन। आप देखेंगे तो क्वेश्चन क्या है कि आपके जो एम्प्लॉयर है उसने कंप्यूटर बेचा है एम्प्लॉय को 16/7/2025 को, कितने रुपए का, 15,000 रुपए का। और एम्प्लॉयर ने कंप्यूटर परचेज किया था कितने का, 1,20,000 रुपीज का, कब, 18/7/2022 को। तो अब आपको क्या निकालनी है, उसकी परक्विजिट्स वैल्यू। तो देखो उसने खरीदा कब था, 18/7/22, और बेचा कब है, 16/7/22। तो बेसिकली कितना उसने, 16/7/25, तो कितने साल उसने यूज किया, वो तो उसने अराउंड 2 years जो उसको यूज किया। तो एसेट की कॉस्ट कितनी है, 1,20,000। डेप्रिसिएशन 50% के हिसाब से एक साल का कितना लगेगा, तो आप कैसे निकालोगे इसको, कि आपका 1,20,000 1,20,000 मल्टीप्लाई में 50%, 50/100 मल्टीप्लाई, साल एक साल का ही निकाल रहे हो तो आपका 1 year होगा। और एक और चीज यहाँ पर 50% जो है वो कौन सा मेथड लगेगा, WDV और स्ट्रेट लाइन या फिर विच वन। तो आपको याद होना चाहिए कि अभी हम ऊपर जो पढ़कर आए थे कि अगर आपका यहाँ पर क्या बेचा जा रहा है, कंप्यूटर, और कंप्यूटर और पेरिफेरल पे क्या लगता है, 50% WDV लगता है। तो यहाँ पर कौन सा लगेगा, 50% ऑफ WDV। तो आपके एसेट की कॉस्ट है 1,20,000, और डेप्रिसिएशन अगर हम 50% के हिसाब से एक साल का निकाले तो वो कितना बनेगा, 60,000 रुपये, क्योंकि एक 20 का 50% 60,000 होता है। अब उसके ऊपर सेकंड साल का डेप्रिसिएशन अगर लगाएंगे तो सेकंड साल का कितना लगेगा, अगर पहले साल 60,000 डेप्रिसिएशन लगाया तो दूसरी साल कितना लगेगा आपका, 30,000 लगेगा। तो आपके कंप्यूटर की वैल्यू कितनी आ गई, 30,000। और एम्प्लॉय से कितना रिकवर किया आपने, 50,000, कितना, 15,000। तो आपका आंसर क्या आ गया लास्ट में, 15,000। तो 15,000 क्या आ गया आपका, टैक्सेबल परक्विजिट्स। क्या आ गया, टैक्सेबल परक्विजिट्स। तो ये था हमारा इसका एग्जाम्पल। आई होप आपको ये इतना समझ में आया होगा सेल ऑफ मूवेबल एसेट्स का। इसके बाद आता है हमारा इंटरेस्ट फ्री लोन। इसका मतलब क्या हुआ, अगर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉई को लोन प्रोवाइड करता है जो कि पूरा का पूरा इंटरेस्ट फ्री है। इंटरेस्ट फ्री मतलब जिसके ऊपर कोई भी इंटरेस्ट जो है एम्प्लॉई को पे नहीं करना पड़ रहा, या फिर कंसेशनल इंटरेस्ट। इसका मतलब देखो क्या होता है कि मान लीजिए अगर एक एम्प्लॉय की बात करते हैं, आपका ए जो है वो एक एम्प्लॉय है, ठीक है। अगर उसको उसका एम्प्लॉयर जो है वो क्या देता है, इंटरेस्ट प्रोवाइड करवाता है। इसको इंटरेस्ट की जरूरत है, सपोज करो उसे कार लोन लेना है और उसके लिए उसका एम्प्लॉयर उसे कार लोन प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब उस कार लोन के ऊपर इंटरेस्ट जो है वो अगर आपका 8% बनता है, बट आपका एम्प्लॉयर आपको कहता है कि आपको कोई भी इंटरेस्ट पे करने की जरूरत नहीं है, तो वो क्या होता है, आपका इंटरेस्ट फ्री लोन प्रोवाइड करवा देना। या फिर मान लीजिए उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट बनती है 8% पर एनम, बट आपका एम्प्लॉयर जो है वो ए को बोलता है कि आप जो है सिर्फ 2% पर एनम जो है इंटरेस्ट पे कर दीजिए, तो इसको बोलते हैं कंसेशनल रेट पर इंटरेस्ट देना, कि बहुत ही नॉमिनल सी रेट है जिसके ऊपर आपने अपने एम्प्लॉय को इंटरेस्ट दे दिया, ठीक है। तो इसके अंदर देखते हैं कि कैसे इसकी ट्रीटमेंट करते हैं। तो इसकी ट्रीटमेंट के लिए देखिए, अगर इंटरेस्ट फ्री लोन एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को प्रोवाइड करता है तो ऐसे केस में परक्विजिट्स जो है वो वैल्यू कैसे निकलती है, जितना इंटरेस्ट रेट एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को दिया उसके ऊपर
रेट ऑफ इंटरेस्ट जो लगेगा वो कौन सा लगेगा, वो रेट लगेगा जो कि एसबीआई ने डिसाइड किया हुआ है। हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो इंटरेस्ट रेट डिसाइड करेगा उसी रेट के ऊपर जो है इंटरेस्ट रेट लगेगा। और कब का, एज ऑन 1 अप्रैल ऑफ द प्रीवियस ईयर। देखो क्या होता है, आपको पता है इंटरेस्ट रेट जो है वो क्या होती है, चेंज होती रहती है। कि अगर मान लीजिए आज बैंकों में इंटरेस्ट रेट 7% है, तो हो सकता है कुछ टाइम बाद वो 8% हो जाएगी। तो अब अगर इंटरेस्ट रेट चेंज होती रहेगी तो एग्जैक्ट वैल्यू तो कैलकुलेशन निकल ही नहीं पाएगा। तो इसीलिए इन्होंने क्या डिसाइड किया इनकम टैक्स में, कि अगर हमें इंटरेस्ट फ्री लोन के ऊपर जब हम परक्विजिट्स निकालते हैं तो उसके ऊपर किस रेट के ऊपर उसकी वैल्यू कैलकुलेट होगी, तो वो रेट होगी जो एसबीआई रेट डिसाइड करेगी वो। और 1 अप्रैल प्रीवियस ईयर की 1 अप्रैल को जो भी रेट लगी होगी, जो भी रेट एसबीआई ने डिसाइड की होगी, वही रेट के ऊपर जो है आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा। क्लियर। अब जो ये इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा उसकी परक्विजिट्स की जो ये वैल्यू हम जो कैलकुलेट करेंगे वो आउटस्टैंडिंग बैलेंस, मंथली आउटस्टैंडिंग बैलेंस के ऊपर होगा। इसके ऊपर मंथली आउटस्टैंडिंग बैलेंस, इसको हमें क्वेश्चन से करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। वैसे मैं आपको बताती हूँ मंथली आउटस्टैंडिंग बैलेंस का मतलब क्या हुआ, कि मान लीजिए एम्प्लॉई ने एम्प्लॉयर से जो है 5 लाख रुपए का लोन लिया। ठीक है, 5 लाख रुपए का लोन लिया। अब उसने जो है रीपेमेंट करने के लिए उसने कहा कि मैं आपको हर साल 20-20 हज़ार रुपये रीपे करूंगा। 20 हज़ार नहीं, आप यहाँ पर लीजिए 1 लाख। उसने कहा कि मैं आपको 1 लाख जो है रीपे कर दूंगा। तो ऐसे में अब क्या हुआ कि अगर उसने पहले साल 1 लाख रुपए रीपे कर दिया तो कितना आउटस्टैंडिंग बैलेंस बचेगा, सिर्फ 4 लाख बचेगा ना। तो इस 4 लाख के ऊपर परक्विजिट्स की वैल्यू कैलकुलेट होगी, क्योंकि 1 लाख तो आप ऑलरेडी पे कर चुके ना। तो जो पे कर चुके हो उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट नहीं पे करना, आपको जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस होता है उसी पे इंटरेस्ट पे करना है, राइट। और इसका फॉर्मूला क्या होगा जब हम इसे कैलकुलेट करते हैं, तो इसका फॉर्मूला होगा परक्विजिट्स निकालने का, सम ऑफ मंथली आउटस्टैंडिंग बैलेंस, कि हर महीने कितना आपका बैलेंस आउटस्टैंडिंग है, बकाया है, उसको आप क्या करोगे, टोटल करोगे, उसको मल्टीप्लाई करोगे किससे, एसबीआई रेट माइनस एम्प्लॉयर रेट। इसका मतलब क्या हुआ कि एसबीआई ने रेट डिसाइड किया था 8%। ठीक है, एसबीआई ने कितना 8% जो है रेट डिसाइड किया था, उसमें से एम्प्लॉयर ने जो रेट है वो कितना आपका पे कर दिया, उसने मान लीजिए आपसे जो है 4% का रेट चार्ज कर चुका है। तो कितना आपका पेंडिंग पड़ा, ओनली 4% ना। तो जो रिमेनिंग 4% है वो आपको यहाँ पर लगाना है, मल्टीप्लाई में 1/12। कितना, 1/12, क्योंकि हम मंथली निकाल रहे हैं तो मंथली सम ऑफ मंथली आउटस्टैंडिंग बैलेंस मल्टीप्लाई में एसबीआई रेट माइनस एम्प्लॉयर रेट, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 1/12 से, 1/12 से। ओके, तो ये इसका फॉर्मूला होता है। इसमें आपको कुछ एक बातें याद रखनी है, वो क्या रखनी है, अगर पूरे ड्यूरिंग द ईयर अगर कोई भी लोन की रीपेमेंट नहीं हुई, अगर लोन की रीपेमेंट नहीं हुई, ये पूरा फॉर्मूला तो हम कब लगा रहे थे, जब बीच में कोई अमाउंट एम्प्लॉई जो है लोन रीपे कर रहा है। बट अगर मान लीजिए पूरे साल ही कोई लोन की रीपेमेंट नहीं हुई, तो ऐसे सिचुएशन में अगर आपको परक्विजिट वैल्यू निकालनी होगी, तो जो हम सिंपल लोन पे इंटरेस्ट अमाउंट कैलकुलेट करते हैं ना, कि जो आपने लोन लिया जितना, मान लीजिए 5 लाख का ये लोन अमाउंट, मल्टीप्लाई में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है वो, बस उससे आपका परक्विजिट वैल्यू आ जाएगा, क्योंकि कुछ रीपेमेंट तो हुआ ही नहीं है, तो उससे आप नॉर्मल कैलकुलेट कर लेंगे। अब कुछ एक्सेप्शन है कि कहाँ पर आपका ये जो है परक्विजिट टैक्सेबल नहीं होगा, या कहाँ पर इसकी एग्जम्पशन मिलेगी। तो वो 2 केस में आपको एग्जम्पशन मिलती है, जहाँ पर कोई भी परक्विजिट नहीं लगता या कोई भी सैलरी में ऐड नहीं होता, आपका परक्विजिट टैक्सेबल नहीं होता। तो सबसे पहला केस आता है पेटी लोन, कि अगर मान लीजिए एम्प्लॉई ने एम्प्लॉयर से टोटल लोन सिर्फ 20,000 रुपये तक का ही लिया है, तो सिर्फ 20,000 रुपये तक का अगर एम्प्लॉई एम्प्लॉयर से लोन लेता है तो ये बहुत छोटा लोन अमाउंट है, और ये आपका एग्जाम्प्ट होगा, इसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, ना ही ये कोई परक्विजिट माना जाएगा। ओके, बट नेक्स्ट इसमें क्या एग्जम्पशन है, लोन फ्रॉम एम्प्लॉयर, अगर एम्प्लॉई एम्प्लॉयर से लोन लेता है, ठीक है, बट क्यों लेता है, फॉर ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफाइड डिसीज, किसी स्पेसिफाइड डिसीज के इलाज करवाने के लिए अगर एम्प्लॉई अपने एम्प्लॉयर से लोन लेता है तो वो भी आपका क्या होता है, एग्जम्प्ट होता है, वो परक्विजिट नहीं माना जाता। इतना आपको समझ में आया। अब इसका ये जो कैलकुलेशन पार्ट है ये हम एक क्वेश्चन से समझेंगे, बाकी आपको इसमें समझ आ गया होगा। तो देखिए इसका क्वेश्चन आपके सामने दिया है, एम्प्लॉई जो है उसने कार लोन लिया 7,50,000 का एम्प्लॉयर से। ठीक है, एम्प्लॉई ने कार लोन लिया 7,50,000 का, कब लिया है, 15 अगस्त 2025। ओके, चलिए अब एम्प्लॉई जो है वो कहता है कि मैं हर महीने के आखिरी दिन 25,000 रुपये पे करूँगा। उसने क्या बोला, एवरी मंथ के जो लास्ट डे है उस दिन मैं आपको 25,000 रुपये जो है पे करता रहूँगा, रीपे करता रहूँगा। उसके लिए एम्प्लॉयर जो है वो उससे 2% इंटरेस्ट रेट पर एनम चार्ज कर रहा है, और जबकि एसबीआई की इंटरेस्ट रेट जो है 1 अप्रैल 2025 में कितनी है, 8%। कितनी, 8%। तो आपको परक्विजिट वैल्यू निकालनी है असेसमेंट ईयर 2026-27 से। तो ठीक है, हम निकालते हैं। अब देखो 15 अगस्त को, अगर 2025 15 अगस्त 2025 में
एम्प्लॉई ने एम्प्लॉयर से लोन लिया है, ठीक है, तो इसका एंडिंग मंथ क्या होगा, मतलब ये 31 अगस्त 2025 को आपका ये महीना खत्म हुआ, तो इसने बोला कि हर महीने की आखिरी दिन को ये 25,000 रीपे करेगा। तो ये जो 7,50,000 है, इसमें से कितना आउटस्टैंडिंग होगा, 25,000 तो उसने पे कर दिया होगा। तो जब हम 25,000 इसमें माइनस करेंगे तो अगस्त महीने में कितना बकाया बैलेंस है उसका, 7,25,000, क्योंकि 25,000 वो पे कर चुका। सिमिलरली सितंबर में फिर उसने 25,000 पे किए तो 7 लाख हो गया। अक्टूबर में फिर 25,000 पे किया तो 6,75,000। फिर नवंबर में, दिसंबर में, जैन, फेब, मार्च, हमें 26 2000 असेसमेंट ईयर 26-27 का निकालना है, तो हम मार्च तक की इसकी आउटस्टैंडिंग बैलेंस देखेंगे। तो देखिए हर महीने वो 25,000 रुपए पे करता गया, और मार्च में कितना आ गया आपके पास, 5,50,000, ठीक है। तो 5,50,000 ये जो आ गया है, तो इसके हिसाब से आपका टोटल जो अमाउंट है आउटस्टैंडिंग वो कितना हुआ अगस्त से लेके आपका अप्रैल तक, वो बन रहा है 51 लाख, कि 51 लाख जो है आउटस्टैंडिंग बैलेंस अभी पड़ा है आपके एम्प्लॉय का। तो अब हमें परक्विजिट की वैल्यू निकालनी है, तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला क्या बताया था, सबसे पहले सम ऑफ मंथली आउटस्टैंडिंग बैलेंस, और सम ऑफ मंथली आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना है मेरा, 51 लाख, मल्टीप्लाई एसबीआई रेट माइनस एम्प्लॉयर रेट। तो जरा ऊपर जाकर एक बार एसबीआई रेट और एम्प्लॉयर रेट को चेक करिए। यहाँ आपको दिख रही है एसबीआई की रेट है 8% और एम्प्लॉयर की रेट है 2%। तो इसका मतलब बैलेंसिंग कितना इंटरेस्ट रेट बना, 6% ना। इनको माइनस करेंगे आपस में तो कितना, 6%, मल्टीप्लाई में 1/12, कितना, 1/12। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा आपका, 25,500। ये आपकी आ गई परक्विजिट्स वैल्यू, और ये आपकी क्या हो जाएगी, सैलरी के अंदर टैक्सेबल हो जाएगी। सैलरी में इसको हम ऐड कर देंगे इंटरेस्ट फ्री लोन के हिसाब से। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आपको कुछ भी नहीं करना है, बस आपको फॉर्मूला याद रखना है और उसके बाद में उसे कैलकुलेट कर देना है। क्लियर। तो इस क्वेश्चन में उसने यही बोला था कि अगस्त में उसने जो है 15 अगस्त को लोन लिया 7,50,000 का, और हर महीने की आखिरी दिन को वो क्या करता है, 25,000 रुपये पे करता है। तो उसने अगस्त में पे करना शुरू किया, और मार्च तक कितना पे किया वो हम देख लेंगे, और कितना आउटस्टैंडिंग बचा वो हमने निकाल लिया, और फिर उसके बाद फॉर्मूले में पुट कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट परक्विजिट जो हमारा आएगा वो है मोटर कार फैसिलिटी। तो इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, मोटर कार फैसिलिटी क्या है। अगर आपका एम्प्लॉयर एम्प्लॉई को मोटर कार, क्या कहता है, कार की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, तो उस केस में परक्विजिट्स वैल्यू कैसे निकलेगी और क्या होगी, तो उसको हम देखेंगे। तो इसमें अलग अलग सिचुएशंस आती है, देखिए। तो देखो जरा, इसके अंदर पहली जो आपकी सिचुएशन आती है वो क्या होगी, कि अगर कार जो है वो एम्प्लॉई अपने पर्सनल यूज के लिए ले रहा है, लेकिन सारा खर्चा कौन उठा रहा है, एम्प्लॉयर। तो पहली सिचुएशन क्या है कि कार जो है वो पर्सनल यूज के लिए है एम्प्लॉई के, और सारा का सारा खर्चा कौन बियर कर रहा है, आपका एम्प्लॉयर, ठीक है। इसी तरह दूसरी सिचुएशन में हम जो दूसरा केस आएगा उसमें हम क्या पढ़ेंगे, कि कार जो है एम्प्लॉई यूज तो कर रहा है बट पर्सनल पर्पज के लिए नहीं कर रहा, अब किसके लिए कर रहा है, ऑफिशियल पर्पज के लिए कर रहा है। फिर थर्ड सिचुएशन क्या होगी, कि जो एम्प्लॉई है वो ऑफिशियल और पर्सनल दोनों ही पर्पज के लिए कार को यूज कर रहा है, ठीक है, और सारा का सारा एक्सपेंसेस आपका कौन बियर करेगा, ऑब्वियसली आपका एम्प्लॉयर, ठीक है। तो ये तीन सिचुएशन आती है, और इन तीनों सिचुएशन में हमें देखना है कि किस तरह से हम इसको कैलकुलेट करेंगे। तो इसको जरा देखते हैं। इसको पहले एक चार्ट से समझेंगे। ये देखिए, इस डायग्राम को जरा ध्यान से देखिए। अगर मोटर कार ऑफ्ड या हायर किया है एम्प्लॉयर ने, मतलब मोटर कार अगर एम्प्लॉयर की है या उसने क्या किया है, किराए पर लिया है, कोई भी हो सकता है, और उसका खर्चा अगर एम्प्लॉयर दे रहा है या एम्प्लॉय दे रहा है, अगर तो उसका खर्चा एम्प्लॉयर उठा रहा है, एम्प्लॉयर की ही कार है और खर्चा भी एम्प्लॉयर उठा रहा है, तो ये देखना है कि वो कार जो है एम्प्लॉय ऑफिशियल पर्पस के लिए यूज कर रहा है, पर्सनल पर्पस के लिए, या फिर ऑफिशियल और पर्सनल दोनों के लिए कर रहा है। अगर तो एम्प्लॉयर की कार है और खर्चा भी एम्प्लॉयर ही कर रहा है, लेकिन एम्प्लॉय उसको यूज कर रहा है किसके लिए, ऑफिशियल पर्पस के लिए, तो आपकी परक्विजिट वैल्यू यहाँ क्या हो जाएगी, नील। कुछ भी यहाँ पर क्या होगा, टैक्सेबल नहीं होगा। क्लियर। और सेकेंड सिचुएशन में अगर एम्प्लॉयर की कार है, खर्चा भी एम्प्लॉयर कर रहा है, लेकिन एम्प्लॉय उसे पर्सनल पर्पस के लिए यूज कर रहा है, किसके लिए, पर्सनल पर्पस के लिए, तो उस सिचुएशन में आपको देखना है कि आपकी कार छोटी है या बड़ी है, आपकी कार छोटी है या बड़ी है, ठीक है। अगर कार छोटी या बड़ी कैसे पता चलेगा, अगर आपके कार की इंजन कैपेसिटी 1.6 लीटर तक है तो उसको बोलते हैं छोटी कार, उसको क्या बोलते हैं, छोटी कार। और अगर उसकी इंजन कैपेसिटी 1.6 लीटर से ज्यादा है तो उसको क्या बोलेंगे, बड़ी कार। तो इसके अंदर अगर एम्प्लॉयर की कार है, खर्चा भी एम्प्लॉयर पे कर रहा है, और एम्प्लॉई उस कार को पर्सनल पर्पस के लिए यूज कर रहा है, तो चाहे बड़ी कार हो या छोटी कार हो, एक्चुअल अमाउंट इंकर्ड ऑन रनिंग एंड मेंटेनेंस। तो इसका हम कैसे परक्विजिट निकालेंगे, कि आपका एम्प्लॉयर जो भी उसके ऊपर एक्सपेंस कर रहा है, चाहे उसको रनिंग करने के लिए, मेंटेनेंस करने के लिए जो भी उसके ऊपर एक्सपेंस कर रहा है, वो उसमें हम प्लस करेंगे ड्राइवर
अगर एम्प्लॉयर ने ड्राइवर भी आपको प्रोवाइड किया है तो ड्राइवर की सैलरी भी तो होगी ना, तो वो भी हम ऐड करेंगे। प्लस उसी के साथ अगर आपने एम्प्लॉयर का एक्सपेंस ऐड कर दिया जो उसने उसके ऊपर किया होगा, साथ में ड्राइवर का खर्चा, प्लस 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ एसेट, कि आपकी जो एसेट है उसकी कॉस्ट, आपकी एसेट की जो कॉस्ट है उसका 10%, उसका कितना 10% वो ऐड करेंगे। और लास्ट में उसमें हम क्या कर देंगे माइनस, कि एम्प्लॉई से अगर कुछ भी आपने रिसीव किया है उसमें हम क्या माइनस कर देंगे, अगर आपने एम्प्लॉई से कुछ भी रिसीव किया है। कहने का मतलब क्या हुआ, अगर एम्प्लॉयर की कार है, ठीक है, एक्सपेंसेस भी एम्प्लॉयर मीट कर रहा है लेकिन एम्प्लॉई पर्सनल पर्पज के लिए यूज कर रहा है, और उस सिचुएशन में अगर मुझे निकालनी है क्या परक्विजिट्स की वैल्यू, तो उसके लिए मुझे क्या देखना पड़ेगा, मुझे सबसे पहले देखना पड़ेगा एम्प्लॉयर ने कितना एक्सपेंस इंकर किया है उसके ऊपर, उसकी रनिंग मेंटेनेंस के ऊपर। फिर उसके अंदर हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, अगर एम्प्लॉयर ने ड्राइवर भी आपको प्रोवाइड किया है तो ड्राइवर की सैलरी प्लस 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ एसेट्स, उसके अंदर से हम माइनस कर देंगे अगर कोई भी अमाउंट आपने क्या किया है, रिसीव किया है, किससे, एम्प्लॉय से। कोई भी अमाउंट अगर रिसीव किया है एम्प्लॉय से, तो उससे आपका यहाँ पर क्या निकल कर आ जाएगा, आपका निकल कर आ जाएगा परक्विजिट वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट केस आता है, अब एम्प्लॉयर की कार है, खर्चा भी एम्प्लॉयर कर रहा है, लेकिन आप एम्प्लॉय उसको पार्टली ऑफिशियल और पार्टली पर्सनल यूज के लिए कर रहा है, तो उसमें भी वही देखेंगे इंजन कैपेसिटी कि आपकी कार छोटी कार है कि बड़ी कार है। छोटी कार के लिए इंजन कैपेसिटी 1.6 लीटर तक और बड़ी कार के लिए उससे ज़्यादा। तो अगर छोटी कार है तो उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, छोटी कार के केस में हम क्या करेंगे, 1800 रुपये पर मंथ, 1800 रुपये पर मंथ प्लस ड्राइवर की सैलरी जो कि 900 रुपये पर मंथ होगी। ठीक है, उसको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, उसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, और जो भी वैल्यू आएगी दैट विल बी योर क्या हो जाएगी, परक्विजिट वैल्यू। लेकिन अगर बड़ी कार है तो उसमें 1800 की जगह कितना हो जाएगा, 2400, कितना हो जाएगा, 2400 रुपये पर मंथ, और साथ में आपके ड्राइवर की सैलरी 900 रुपीज़ पर मंथ, और उसको ऐड कर देंगे, जो भी वैल्यू आएगी दैट विल बी योर क्या हो जाएगी, परक्विजिट्स वैल्यू। तो ये तो था अगर एम्प्लॉयर की कार है और खर्चा भी एम्प्लॉयर कर रहा है। ठीक है, तो हमने तीनों केस में देख लिया। अब नेक्स्ट आता है कि अगर कार है किसकी, एम्प्लॉय की, एम्प्लॉय की सॉरी कार है एम्प्लॉयर की, लेकिन खर्चा कौन कर रहा है, आपका एम्प्लॉय कर रहा है। तो फिर हम वही देखेंगे कि एम्प्लॉयर की कार पे एम्प्लॉय अगर खर्चा कर रहा है, ऑफिशियल पर्पज के लिए करेगा, तो क्या होगा, नील, कोई भी परक्विजिट्स नहीं होगा। अगर एम्प्लॉयर की कार है लेकिन एम्प्लॉय पर्सनल पर्पज के लिए यूज कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ एसेट, उसकी जो कार की वैल्यू होगी उसका कितना, 10%। और अगर वो पार्टली ऑफिशियल और पार्टली पर्सनल पर्पज के लिए यूज कर रहा है, तो वही देखना है इंजन कैपेसिटी स्मॉल कार है कि बिग कार है। अगर छोटी कार है तो अब जहां पर 1800 रुपये पहले आ रहा था, अब कितना आ जाएगा, 600 रुपये पर मंथ, प्लस में ड्राइवर की सैलरी 900 रुपीज पर मंथ, और उनको ऐड करके जो आएगा दैट विल बी योर टैक्सेबल परक्विजिट। और अगर आपकी बड़ी कार है जिसकी इंजन कैपेसिटी ज्यादा है 1.6 लीटर से, तो वहां पर 600 की जगह कितनी आ जाएगी आपकी बड़ी कार के लिए, 900 रुपये पर मंथ, और ड्राइवर की सैलरी 900 रुपये पर मंथ, और बाकी जो भी आएगा दैट विल बी योर टैक्सेबल परक्विजिट। तो ये है हमारा पूरा मोटर कार का टॉपिक। तो इसको अगर आप चाहो तो यहाँ पर देख सकते हो। देखिए फर्स्ट केस में क्या था कि अगर कार जो है एम्प्लॉयर की है लेकिन एम्प्लॉय उसको पर्सनल पर्पस के लिए यूज कर रहा है, लेकिन सारा का सारा खर्चा जो है वो कौन कर रहा है, एम्प्लॉयर कर रहा है। तो आपको देखना है कार एम्प्लॉयर की है या एम्प्लॉय की। अगर एम्प्लॉयर की कार है तो जितना खर्चा एम्प्लॉयर कर रहा है प्लस ड्राइवर की सैलरी प्लस 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ कार, तो जो आ जाएगा आपका दैट विल बी योर टोटल बेनिफिट, और उसमें एम्प्लॉय से जो रिसीव किया वो माइनस कर देंगे, तो आपका क्या आ जाएगा, तो आपका आ जाएगा क्या, टैक्सेबल परक्विजिट्स। ये हम कर चुके अभी। और अगर खर्चा एम्प्लॉयर कर रहा है लेकिन कार जो है वो किसकी है, एम्प्लॉय की है, तो उस सिचुएशन में जो भी खर्चा एम्प्लॉयर कर रहा है प्लस ड्राइवर की सैलरी माइनस जो अमाउंट रिकवर हो रही है एम्प्लॉय से, वो तो आपकी आ जाएगी टैक्सेबल परक्विजिट्स। क्लियर। सिचुएशन 2 में अगर एम्प्लॉय कार को यूज कर रहा है ऑफिशियल पर्पज के लिए, तो अभी हमने बात किया कि वो पूरा का पूरा जो है परक्विजिट्स होता ही नहीं है, पूरा एग्जाम्प्ट होता है। फिर थर्ड सिचुएशन, अगर पार्टली ऑफिशियल और पार्टली प्राइवेट के लिए अगर कर रहा है, तो सिचुएशन में आपको देखना है कार एम्प्लॉयर की है या कार एम्प्लॉय की है। अगर तो कार एम्प्लॉयर की है तो देखना है कि पर्सनल जो एक्सपेंसेस है वो एम्प्लॉयर कर रहा है कि एम्प्लॉय कर रहा है। अगर सारे के सारे पर्सनल खर्चे आपका क्या कर रहा है, एम्प्लॉयर कर रहा है और पार्टली ऑफिशियल और पार्टली पर्सनल के लिए है, तो छोटी कार है तो 1800 रुपये पर मंथ टैक्सेबल होगा, बड़ी कार है तो 2400 रुपये पर मंथ टैक्सेबल होगा, साथ में ड्राइवर की सैलरी हो जाएगी 900 रुपये पर मंथ। वही अगर सारे पर्सनल एक्सपेंस कौन मेट कर रहा है, एम्प्लॉय मेट कर रहा है, तो आपके 1800 की जगह 600 रुपये पर मंथ हो जाएगा, छोटी कार का, बड़ी कार का 900 रुपये पर मंथ हो जाएगा, और ड्राइवर की सैलरी 900 रुपये पर मंथ हो जाएगी। उसके अलावा अगर हम यहाँ देखें कार जो है वो किसने अब ऑन की है, एम्प्लॉय ने, कि एम्प्लॉय की कार है और पार्टली ऑफिशियल और पार्टली पर्सनल पर्पज के लिए है, तो आप देखोगे एम्प्लॉयर जितना भी खर्चा कर रहा है वो प्लस ड्राइवर की सैलरी प्लस उसके साथ क्या हो जाएगा, डीम्ड ऑफिशियल एक्सपेंस, कि मतलब वही सारे एक्सपेंस आप देखोगे कि स्मॉल कार के केस में 1800, बिग कार के केस में 2400, ड्राइवर की सैलरी 900, और उसमें से जो एम्प्लॉय से आपने रिसीव किया वो माइनस कर देंगे, तो आपका टैक्सेबल परक्विजिट्स आ जाएगा। खत्म। तो ये है आपका छोटा सा, अगर इसको थोड़ा सा ध्यान से या फिर आप थोड़ी स्पीड को कम करके अगर सुनेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा जो भी मैंने बताया। क्लियर।
इसका एक एग्जाम्पल भी है, अगर आप चाहें तो आप इसको जो है स्क्रीनशॉट लेकर देख सकते हैं। इसके बाद में अब हमारा आता है, अगर कोई और बेनिफिट्स, अगर कोई अदर बेनिफिट्स या अदर परक्विजिट्स की बात करें जो कि रूल 3 क्लॉज 7-9 के अंदर डिफाइंड है, तो उसके अंदर आपकी परक्विजिट वैल्यू कैसे निकाली जाती है, जो भी एम्प्लॉयर की कॉस्ट होगी उसमें से जो अमाउंट आपने एम्प्लॉय से रिकवर किया होगा उसको माइनस कर दोगे तो बाकी सारे जितने भी अदर बेनिफिट्स होंगे उनकी वैल्यू निकल जाएगी। लेकिन आपको याद रखना है, अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कोई टेलीफोन फैसिलिटी देता है, मैं यहाँ पे टेलीफोन फैसिलिटी की बात कर रही हूँ, टेलीफोन अलाउंस की बात नहीं कर रही हूँ। अगर टेलीफोन फैसिलिटी देता है, ठीक है, जैसे टेलीफोन का बिल भर देना इस तरह से, तो वो पूरा का पूरा एग्जम्प्ट होगा। लेकिन अगर टेलीफोन अलाउंस दे रहा है कि टेलीफोन अलाउंस के लिए पैसा दे रहा है, मॉनेटरी टर्म्स में है, तो वो पूरा क्या हो जाएगा, आपका टैक्सेबल हो जाएगा। क्लियर। इसके अलावा आता है आपका एक मेडिकल फैसिलिटी का। तो मेडिकल फैसिलिटी में देखा जाता है कि जो एम्प्लॉयर अगर एम्प्लॉय को कोई मेडिकल फैसिलिटी दे रहा है तो आपको ये चेक करना है विद इन इंडिया है या आउटसाइड इंडिया है। अगर विद इन इंडिया है, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को कोई भी मेडिकल फैसिलिटी दी इंडिया के अंदर और उसका सारा खर्चा एम्प्लॉयर अगर पे कर रहा है, तो आपको देखना है कि एम्प्लॉयर अगर एम्प्लॉयर के हॉस्पिटल में है वो, या किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल का खर्चा उसने पे किया, या फिर कोई अप्रूव्ड हॉस्पिटल है कोई स्पेसिफाइड डिसीज के लिए, जैसे होता है ना अलग अलग बीमारी का अलग अलग ट्रीटमेंट के लिए, जैसे कोई न्यूरोसर्जन होते हैं, कोई आपके ये जो होते हैं कैंसर वाली डिसीज के होते हैं, तो उनके लिए कोई अप्रूव्ड हॉस्पिटल है, या फिर कोई हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम जो है वो एम्प्लॉई और उसके फैमिली मेंबर को दिया जा रहा है, किसके द्वारा, एम्प्लॉयर के द्वारा। तो इनमें से, इन चारों में से आपका क्या होगा, इन चारों में अगर कोई भी ये 4 केस होते हैं तो ये चारों केस में आपका क्या होगा, एग्जम्प्ट होगा। क्या होगा, इन चारों केस में आपकी मेडिकल फैसिलिटी या परक्विजिट वैल्यू जो है, अगर ये 4 केस बनते हैं तो वो क्या होंगे, आपके एग्जम्प्ट होंगे। लेकिन इसके अलावा अगर कोई भी केस बनता है तो वो क्या होगा, आपका पूरा का पूरा टैक्सेबल। क्या होगा, पूरा टैक्सेबल। फिर आता है, अगर इंडिया के बाहर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड की तो उसमें, और उसका सारा का सारा एक्सपेंस किसने बियर किया, एम्प्लॉयर ने अगर पे किया, तो आपको क्या क्या चीज़ें देखनी है। अगर तो अब्रॉड में वो रुकते हैं, मतलब एम्प्लॉयर ने इंडिया के बाहर एम्प्लॉय को मेडिकल फैसिलिटी दी और उसके लिए उसे अब्रॉड में रुकना पड़ता है पेशेंट को, या फिर ट्रीटमेंट अब्रॉड में हो रहा है, तो उसमें एग्जम्पशन आपको मिलेगी कितनी, जो आरबीआई के द्वारा परमिटेड होगी। कितनी मिलेगी, जो आरबीआई ने परमिटेड की होगी उतनी ही आपको मिलेगी, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है। उसके बाद अगर मान लीजिए अब एम्प्लॉई को ट्रैवल करना पड़ा अब्रॉड में अपनी मेडिकल फैसिलिटी के लिए, या मतलब अपनी बीमारी की वजह से, तो अगर अब्रॉड में उसे ट्रैवल करना पड़ रहा है तो वो डिपेंड करेगा उसकी जीटीआई, ग्रॉस टोटल इनकम पर। अगर ग्रॉस टोटल इनकम 8 लाख से ज़्यादा है, अगर उसकी ग्रॉस टोटल इनकम 8 लाख से ज़्यादा है तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, वो टैक्सेबल। और अगर 8 लाख या 8 लाख से कम है तो वो क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा एग्जम्प्ट। पूरा का पूरा एग्जम्प्ट। आपको इसमें एक चीज़ याद रखनी है कि ये जो स्टे या ट्रैवल जो है अब्रॉड में, उसकी एग्जम्पशन जो हम बात कर रहे हैं उसको मिलेगी, वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए अलाउड होती है, एक तो पेशेंट के लिए, और पेशेंट के साथ कोई भी एक अटेंडेंट के लिए। कि अगर मान लीजिए मैं अगर बीमार हूँ, मैं पेशेंट हूँ, मेरे साथ अगर कोई एक अटेंडेंट, मेरी मम्मी जा रही है, तो हम दोनों का एग्जम्पशन होगा, लेकिन उसके अलावा जितने भी होंगे वो सब क्या हो जाएंगे, टैक्सेबल होंगे। क्लियर। तो मेडिकल फैसिलिटी में बस आपको याद रखना है इंडिया में दी जा रही है या इंडिया के बाहर। अगर इंडिया में दी जा रही है तो देखना है अगर इन चारों जगह में से कहीं पर भी दी जा रही है तो आपका पूरा एग्जम्प्ट होगा, और नहीं तो आपका टैक्सेबल होगा। और इंडिया के बाहर अगर दी जा रही है तो अब्रॉड में रुक रहे हो या अब्रॉड में ट्रीटमेंट चल रहा है तो आपका आरबीआई के अकॉर्डिंग एग्जम्प्ट होगा। और अगर आप अब्रॉड में ट्रेवल कर रहे हो ड्यू टू आपकी बीमारी या डिसीज, तो उस टाइम पे आपकी जीटीआई जो ग्रॉस टोटल इनकम है उसको चेक किया जाएगा। 8 लाख से अगर ज़्यादा है तो पूरा टैक्सेबल, 8 लाख से कम है तो पूरा एग्जम्प्ट। ओके। इसके बाद में आता है आपका लीव ट्रेवल कंसेशन। तो लीव ट्रेवल कंसेशन में देखिए क्या होता है। लीव ट्रेवल कंसेशन जो है ये आपका डिफाइंड है सेक्शन 10 क्लॉज 5 के रूल बी के अंदर। और इसमें क्या दिया गया है, अगर कोई भी जर्नी की जा रही है, लीव ट्रेवल कंसेशन का मतलब क्या हुआ कि ट्रैवल करने के लिए आपके एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉई को कोई भी क्या दिया है, कंसेशन दिया है, कि उसने बोला कि हम आपको इसका बेनिफिट देंगे। तो उसमें ये देखना है अगर आपकी जो यात्रा है, आपकी जो जर्नी है, अगर वो थ्रू एयर किए जा रही है, थ्रू एयर मतलब हवा के थ्रू अगर आपकी जर्नी हो रही है, एरोप्लेन की आपने टिकट बनवाई है, तो आपको मैक्सिमम एग्जम्पशंस कितनी मिलेगी, जो इकॉनमी लेवल का, जो इकॉनमी का जो जितना किराया होगा उतनी आपको एग्जम्पशन मिल जाएगी। अगर हवा के अलावा मतलब अदर देन एयर अगर आप ट्रेवल कर रहे हो बाय बस, बाय टैक्सी, बाय कार, बाय रेलवे, किसी भी तरह से, तो जो रेलवे के फर्स्ट क्लास एसी का किराया होता है उतना आपको मैक्सिमम एग्जम्पशंस मिलेगी, उतनी आपको मैक्सिमम एग्जम्पशंस मिलेगी। फिर अगर कोई ऐसी जगह है जहां पर रेल कनेक्ट ही नहीं है, जहां पर रेलवे सिस्टम कनेक्ट नहीं है, और वहां पर आप किसी रिकॉग्नाइज्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू ट्रेवल करते हो, इसका मतलब क्या हुआ कि वहां पर
ट्रेन तो नहीं चलती या कोई रेल तो नहीं चलती है, लेकिन वहाँ पर बस सर्विस जो है वो बहुत अच्छी चलती है। तो अगर आप किसी रिकॉग्नाइज्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू ट्रैवल करते हो तो आपको क्या मिलेगा, जो ये रिकॉग्नाइज्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसके फर्स्ट क्लास या डिलक्स का जो आपका किराया होगा ना, वो आपका इसमें आएगा। जैसे बहुत सारी टूरिस्ट बस होती है, बहुत अच्छी अच्छी होती है, तो उनका जो किराया होता है वो बहुत महंगा होता है, तो उसका जो डिलक्स जो एसी का किराया होगा ना, वो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर मैक्सिमम आपको अजम्पशंस मिल जाएगी। और उसके बाद अगर कोई रिकॉग्नाइज ट्रांसपोर्ट सिस्टम एग्जिस्ट ही नहीं करता, मतलब वहाँ पर कुछ भी नहीं चल रहा है, ठीक है, बसें भी नहीं चल रही है, लेकिन आपको वहाँ पर ट्रेवल करना है, चाहे आप पैदल चलकर जा रहे हो, आप टैक्सी कर रहे हो, खुद की गाड़ी कर रहे हो, तो उस सिचुएशन में आपको एग्जम्पशन कैसे मिलेगी, जो रेलवे का फर्स्ट क्लास एसी का जो किराया होता है उसके हिसाब से आपको जो है मिलेगा, लेकिन डिपेंड करेगा आपने कितने किलोमीटर ट्रेवल किया है। जितने भी किलोमीटर आप ट्रेवल करोगे ना, उतने के हिसाब से आपकी जो फर्स्ट क्लास एसी की टिकट का किराया बनता है, उतना ही आपको एग्जम्पशन मिलेगी यहाँ पर, उतनी आपको क्या मिलेगी यहाँ पर, एग्जम्पशंस मिलेगी, एग्जम्प्ट हो जाएगी आपकी इनकम, ठीक है। इसमें बस आपको एक चीज याद रखनी है, जब हम जर्नी की बात करते हैं तो आपको याद रखना है, ये जो जर्नी आपको इसकी एग्जम्पशन सिर्फ 2 बार ही मिलेगी। 2 बार कब? आपके हर ब्लॉक में, मतलब आपके 4 कैलेंडर ईयर जो होते हैं, कैलेंडर ईयर आप लोगों को पता है ना, कि जो कि 1 जैन से लेकर 31 दिसंबर तक चलते हैं, तो आपके 4 कैलेंडर ईयर के हर ब्लॉक में 2 बार ही आपको क्या मिलती है, इस जर्नी की एग्जम्पशंस मिल सकती है। और फिलहाल जो ब्लॉक चल रहा है वो कौन सा चल रहा है, 2023 से लेकर 2026 वाला, 2023 से लेकर 2026 वाला जो है आपका ब्लॉक चल रहा है, ठीक है। एंड देन इसमें आपको एक चीज याद रखनी है, हम जो यहाँ फैमिली की बात कर रहे हैं, तो फैमिली के अंदर आपके स्पाउस और आपके चिल्ड्रन आते हैं, लेकिन मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन होने चाहिए, ठीक है। एंड इन केस ऑफ मल्टीपल बर्थ, इसका मतलब क्या हुआ, मान लीजिए एम्प्लॉई जो है उसके पहले जो है एक बच्चा है जिसका जो बॉय है, बेबी बॉय है, ठीक है। देन उसके बाद में जब उसका सेकंड बच्चा हुआ, तब वो क्या हो गए, ट्विंस पैदा हो गए। अब ट्विंस पैदा हो गए तो इस सिचुएशन में गवर्नमेंट क्या कहती है कि ठीक है, पहले एक बच्चा था, लेकिन जब आप दूसरा बच्चा आप कर रहे थे तो ट्विंस हो गए, तो ऐसी सिचुएशन में मल्टीपल बर्थ की सिचुएशन में सारे चिल्ड्रन जो है वो अलाउड हो जाएंगे। और नेक्स्ट, होली और मेनली डिपेंडेंट पेरेंट्स, आपके दो मतलब स्पाउस और चिल्ड्रन के साथ आपके पेरेंट, ब्रदर और सिस्टर आएंगे, लेकिन वो डिपेंडेंट होने चाहिए, या तो होली या फिर मेनली जो है वो क्या होने चाहिए, डिपेंडेंट होने चाहिए। क्लियर? तो ये है आपका लीव ट्रेवल कंसेशन, जिसमें ये बोला गया कि आपको जो है एम्प्लॉयर ने क्या किया है, एम्प्लॉय को बेनिफिट प्रोवाइड किया है कि उसको जो है अगर घूमने कहीं जाना है, लीव ट्रैवल करना है, तो उसके ऊपर कोई कंसेशन दे दिया जाए। तो उसके अंदर उसने बोला कि ठीक है, अगर आप एयर के थ्रू जा रहे हो तो आपको इतनी एग्जम्पशन मिल जाएगी, अदर देन एयर जा रहे हो या रेलवे के थ्रू जा रहे हो या फिर कोई रिकॉग्नाइज ट्रांसपोर्ट सिस्टम है ही नहीं है, तो उसके हिसाब से उन्होंने एग्जम्पशन लिमिट जो है वो बता दी। उसके बाद में उन्होंने बोल दिया कि किसको किस किस तरह से क्या मिलेगी, एग्जम्पशन मिलेगी, ठीक है। अब ये हमने बात तो किया, लेकिन इसमें एग्जम्पशन मिलेगी कितनी, तो यहाँ बोला गया है लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जम्प्ट। एम्प्लॉयर जो अमाउंट पे करेगा लीव ट्रेवल कंसेशन की, वो, उसके अलावा एम्प्लॉई जो अमाउंट स्पेंड करेगा, मान लीजिए एम्प्लॉयर ने आपको जो है 10,000 अमाउंट पे किया, एम्प्लॉयर ने आपके परक्विजिट का, एम्प्लॉई ने उसके ऊपर जो है खर्च कर दिया 2,000 रुपये। और मैक्सिमम लिमिट जो बनती है, जो हम ये बात करें मैक्सिमम लिमिट का मतलब हुआ कि मान लो फर्स्ट क्लास एसी जो है उसका आपका फेयर बन रहा है कितना, 3,000 रुपीज़। तो अब इनमें से जो लिस्ट होगा 2,000 है जैसे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एग्जम्प्ट हो जाएगा, बाकी आपकी क्या हो जाएगी, परक्विजिट वैल्यू मान ली जाएगी। क्लियर? तो ये सारे परक्विजिट्स जो अभी हमने किए, ये थे वो परक्विजिट्स जो कि टैक्सेबल थे सभी एम्प्लॉइज के हाथों में। तो अब जल्दी से थोड़े से बचे हैं वो परक्विजिट्स जो कि सिर्फ स्पेसिफाइड एम्प्लॉइज के केस में टैक्सेबल होंगे, या फिर वो परक्विजिट्स जो कि एग्जम्प्ट होंगे। एग्जम्प्ट वाले हम कर चुके हैं, तो अभी सिर्फ हमारा एक छोटा सा टॉपिक है वो परक्विजिट्स जो कि सिर्फ स्पेसिफाइड एम्प्लॉइज के केस में टैक्सेबल होंगे। तो देखिए, सबसे पहले बात आती है कि स्पेसिफाइड एम्प्लॉइज होते कौन है। तो स्पेसिफाइड एम्प्लॉइज वो एम्प्लॉइज होते हैं जो कि इनमें से कोई भी एक कंडीशन को सेटिस्फाई करे। और कौन सी कंडीशन, या तो वो किसी कंपनी के डायरेक्टर होने चाहिए, या फिर उनके पास 20% या उससे ज्यादा के इक्विटी शेयर होने चाहिए। मतलब 20% से ज्यादा अगर उनके पास वोटिंग पावर है तो वो आपके क्या माने जाएंगे, स्पेसिफाइड एम्प्लॉइज माने जाएंगे। या फिर थर्ड क्या है, जिनकी मॉनेटरी सैलरी का मतलब क्या हुआ, सारी बेसिक सैलरी जिसमें डियरनेस अलाउंस, बोनस, ये सब ऐड करने पर जिसकी मॉनेटरी सैलरी जो है वो क्या है, 50,000 से ज्यादा है। कितना, 50,000 से ज्यादा है। अगर इन तीनों में से कोई भी एक कंडीशन पूरी हो जाती है तो हम क्या बोलेंगे कि वो एम्प्लॉई जो है वो क्या कहलाएगा, स्पेसिफाइड एम्प्लॉइज। क्या कहलाएगा, स्पेसिफाइड एम्प्लॉइज। बस मॉनेटरी सैलरी में आपको याद रखना है, नॉन मॉनेटरी परक्विजिट्स जो आते हैं उनको हटा देना है, बाकी सब इसमें इंक्लूड होंगे। तो इनमें से कोई भी एक कंडीशन अगर सेटिस्फाई कर गई तो एम्प्लॉई क्या कहलाएगा, स्पेसिफाइड एम्प्लॉई कहलाएगा। अब इसके अंदर देखिए कौन कौन से आपके परक्विजिट्स आते हैं। तो सबसे पहला इसमें परक्विजिट्स आता है आपका
फ्री सर्विस ऑफ स्वीपर, गार्डनर, वॉचमैन, पर्सनल अटेंडेंस, कि अगर आपको कोई भी फ्री सर्विस आपका एम्प्लॉयर प्रोवाइड करवा रहा है स्पेसिफाइड एम्प्लॉइज को, स्वीपर की, गार्डनर की या वॉचमैन की सर्विस, तो ऐसे में परक्विजिट वैल्यू कैसे निकलेगी? जितनी अमाउंट एक्चुअल में एम्प्लॉयर ने स्पेंड की उसमें माइनस कर देना है जितनी अमाउंट एम्प्लॉय से रिकवर की, और जो वैल्यू आ जाएगी दैट विल बी परक्विजिट। जैसे मान लीजिए एम्प्लॉयर ने गार्डनर को 60,000 रुपये पर ईयर दिया, ठीक है, जबकि एम्प्लॉय ने कितना 10,000 रुपये पे किया, तो ये 60,000 एम्प्लॉयर ने दिया, जिसमें एम्प्लॉय से रिकवर कितना किया उसने 10,000, तो कितना बचा 50,000। तो ये 50,000 क्या हो जाएगी? आपके पर्क्स हो जाएंगे, आपके परक्विजिट वैल्यू हो जाएगी, जो कि इनकम फ्रॉम सैलरी में ऐड करेंगे। क्लियर? और ये सिर्फ तभी अगर एम्प्लॉय स्पेसिफाइड नहीं हुआ ना, उस केस में ये टैक्सेबल नहीं होगी, सिर्फ ये तभी टैक्सेबल होगी अगर आपका एम्प्लॉय स्पेसिफाइड है। इसके बाद में नेक्स्ट आपका आता है फ्री और कंसेशनल ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी। इसके अंदर क्या है? अगर एम्प्लॉयर जो है वो आपका किस बिजनेस में है? कैरियर्स ऑफ पैसेंजर और रोड, मतलब कि बस चलाने का काम करता है, पैसेंजर को जो है इधर से उधर पहुंचाने का काम करता है। अगर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी में आपका एम्प्लॉयर लगा हुआ है और वो आपके एम्प्लॉय को भी ये आपका बेनिफिट देता है, तो उसके अंदर आपकी परक्विजिट वैल्यू कैसे निकलेगी? जो फेयर मार्केट वैल्यू होगा वो उसमें से जो अमाउंट रिकवर की वो माइनस कर देंगे। फेयर मार्केट वैल्यू मतलब मार्केट में जो रेट चल रहा होगा उसमें से अगर अमाउंट कुछ भी आपने रिकवर की आपके किससे? एम्प्लॉय से, तो उसको माइनस कर दिया जाएगा और बाकी सारी वैल्यू जो निकलेगी दैट विल बी योर परक्विजिट वैल्यू। इसके अंदर आपको ध्यान रखना है कि अगर एम्प्लॉयर जो है ट्रांसपोर्ट बिजनेस में नहीं लगा है तो वो यहाँ पर कवर नहीं होगा। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं कि टिकट जो है उसकी मार्केट में वैल्यू है 25,000 रुपये। कितनी? 25,000 रुपये। और आपने एम्प्लॉय से लिए हैं सिर्फ 5,000 रुपये, तो इसका मतलब 20,000 रुपये जो बने वो आपके क्या बन गए? परक्विजिट्स वैल्यू बन गई, जिसको कि हम क्या करेंगे? सैलरी में ऐड करके उसे टैक्सेबल करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आता है एजुकेशन फैसिलिटी टू फैमिली मेंबर। अगर एम्प्लॉयर जो है वो एम्प्लॉय के किसी भी फैमिली मेंबर को एजुकेशन फैसिलिटी दे रहा है फ्री में, तो उस सिचुएशन में क्या होगा? तो देखिए उस सिचुएशन में आपकी परक्विजिट्स वैल्यू कैसे बनेगी या कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो देखो एक सेकेंड, तो उसमें टैक्सेबल वैल्यू कैसे निकलेगी? वही सेम जो अभी हमने बात किया, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन की जो मार्केट में वैल्यू होगी उसमें से जो आपने एम्प्लॉय से अमाउंट रिकवर किया होगा उसको माइनस करने पर जो वैल्यू आएगी दैट विल बी योर परक्विजिट्स वैल्यू या टैक्सेबल वैल्यू। इसमें बस आपको याद रखनी है एक एक्सेप्शन है, वो क्या है कि अगर कॉस्ट पर चाइल्ड मतलब हर बच्चे की जो कॉस्ट है अगर वो 1,000 पर मंथ से कम पड़ रही है या उसके इक्वल पड़ रही है, अगर कॉस्ट पर चाइल्ड 1,000 रुपीज पर मंथ से कम या इक्वल पड़ रही है, तो वो आपका क्या हो जाएगा? पूरा का पूरा एग्जम्प्ट हो जाएगा। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय के बच्चे को एजुकेशन फैसिलिटी दी और उसकी कितनी फीस बन रही है पर मंथ? सिर्फ 900 रुपये बन रहा है, तो उस केस में कुछ भी टैक्सेबल नहीं है, वो क्या हो जाएगी? एग्जम्प्ट। और अगर मान लीजिए कॉस्ट पर मंथ पर चाइल्ड बन रही है 3,000 रुपीज और एम्प्लॉय से रिकवर किया 500 रुपये, तो इसका मतलब 2,500 रुपये जो होगा वो आपका क्या बन जाएगा? टैक्सेबल परक्विजिट बन जाएगा। ओके, लेकिन इसके अंदर आपको एक चीज याद रखनी है, इसके अंदर क्या चीज इंक्लूड नहीं की जाती। अगर ये जो एजुकेशन फैसिलिटी है ये उसकी फैमिली मेंबर्स को दिया है तो फिर तो आपका क्या होगा कि वो टैक्सेबल होगा और एग्जम्प्ट जो हमने देखा वो रहेगा। लेकिन अगर एम्प्लॉय को ट्रेनिंग दिया है एम्प्लॉयर ने तो वो नहीं टैक्सेबल होगा, इसमें वो आपका एग्जम्प्ट होगा। और वहीं अगर एम्प्लॉय ने खुद को ही एजुकेशन दिया तो वो भी इसके अंदर नहीं आएगा, वो भी क्या होगा? आपका एग्जम्प्ट होगा। क्लियर? तो ये थे हमारे सारे के सारे परक्विजिट्स। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो को अच्छी लगी है तो प्लीज इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और प्लीज कमेंट जरूर किया कीजिए, क्योंकि आपको पता है कि बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में, और आपको प्रॉपर असेसमेंट ईयर 26-27 के अकॉर्डिंग वीडियो प्रोवाइड की जा रही है। तो थोड़ा बहुत तो अगर कुछ भी डाउट भी है तो आप वो डाउट भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी लर्निंग।